सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। दोस्तों, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सबका आज के इस लाइव सेशन में स्वागत करता हूं। ये जो लास्ट 2 वीक का दोस्तों आप लोगों का एपिसोड है, जो असाइनमेंट है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बहुत खुशी है कि आपकी बैच ने मिलके पूरे भारत की जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है दोस्तों, आपने 45% मार्केट को कवर किया है। तो लेट मी क्लैप फॉर एवरीबॉडी। बहुत बढ़िया दोस्तों। कम से कम अगर कोई भी व्यक्ति आपकी स्प्रेडशीट देखता है तो उसे इंडिया, आधा भारत, ऑलमोस्ट आधा भारत पता चलेगा। राइट। ये स्प्रेडशीट क्यों जरूरी है दोस्तों? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें इंडिया की सारी लिस्टेड इंडस्ट्री आ गई। राइट। जितनी लिस्टेड इंडस्ट्री है, अब जैसे जब मैं निवेश करता था, दशक से ज्यादा समय पहले जब मैं ये एनालिसिस करता था, उस समय ये कुल मिला के इंडस्ट्री 79-80 होती थी। फिर ये 80 की 50 कैसे हो गई? तो धीमे धीमे जैसे जैसे हम लोग, भारत जैसे जैसे आगे बढ़ने लगा, बहुत से अलग अलग सेगमेंट खुलने लगे। राइट। खास करके सेगमेंट कहां खुले होंगे? प्राइमरी में, सेकेंडरी में, कि टर्शियरी इंडस्ट्री में? हाँ, टर्शियरी। सेकेंडरी है ना। देखो, हम सेकेंडरी में भी वीक थे। देखो, कोई भी देश अगर प्राइमरी पे, सेकेंडरी पे, टर्शियरी पे काम करेगा नहीं तो वो देश का ग्रोथ भी नहीं। हमने एशिया में ऐसे कंट्रीज देखे जिन्होंने 1950 में, कब कह रहा हूं, 1950 में जब ज्यादातर की दुनिया आजाद हो चुकी, 1950 में उन्होंने एग्रीकल्चर पे काम किया, एग्रीकल्चर के लिए रिफॉर्म किए कि भाई ज्यादातर लोग गांव में रहते हैं दुनिया भर में, तो उनकी इनकम बढ़े, प्रोडक्टिविटी अच्छी आए, और देश को बाहर से कुछ लाना ना पड़े खाना। राइट। तो उसमें कंट्री है जापान, उसमें है ताइवान, उसमें ऐसे कई आगे बढ़ने वाली कंट्रीज थी, साउथ कोरिया, जिन्होंने उस समय उस पर ध्यान दिया। फिर जैसे जैसे आगे बढ़े उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दिया, टर्शियरी सेक्टर ऑटोमेटिक आगे बनता चला गया, और वो कंट्री सफल हुई उनके देश की जीडीपी बढ़ाने में। इसीलिए जीडीपी पर कैपिटा भी उन कंट्री का बढ़ा। 2000 या 1980 के बाद चाइना ने भी यही अपनाया। उन्होंने भी एग्री, मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन चाइना पे ध्यान दिया। वहां पे भी जबरदस्त फायदा हुआ। हम लेट जगे, हमने मैन्युफैक्चरिंग पे लेट ध्यान दिया। राइट। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों, हम ऐसे कई सेक्टर खुलते देखेंगे। राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने यहाँ पे पैसेंजर कार एंड यूटिलिटी व्हीकल है। जब हम लोग 2008-10 में एनालिसिस में यही करता था दोस्तों, यही सेम एनालिसिस। ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ अलग करते थे ना, अभी आपको कुछ अलग बता रहा हूं। सिंपल सी स्प्रेडशीट ने मुझे ताकत दी थी, मुझे इंडिपेंडेंट बनाया था, मुझे समझाया कि देख ग्रोथ इधर है। जब बाजार जबरदस्त गिरा था दो के बाद, 2014 तक भारत में मायूसी का माहौल था, क्योंकि बाजार करेक्शन में था। पर वो समय हम कॉन्फिडेंट थे क्योंकि हमने, ऑटो सेक्टर बढ़िया ग्रोथ में था। तो मुझे कैसे पता चला कि यार ऑटो में पैसा डालेंगे पैसा बढ़ेगा? और वो समय ऑटो की सारी कंपनी ने जबरदस्त ग्रोथ दिया। यही स्प्रेडशीट ने उस समय बताया कि ऑटो की डिमांड बढ़िया है। मुझे यही स्प्रेडशीट ने वो समय बताया बैंक्स बढ़िया। उस समय की मैं बात कर रहा हूं। राइट। तो वो टाइम पे 80 इंडस्ट्रीज थी। पैसेंजर कार, ट्रैक्टर, कॉमर्शियल व्हीकल सब एक में ही था, टू व्हीलर सब नहीं था। तो हमको मेहनत थोड़ी पड़ती थी। अभी देखो, आज जब आप रिसर्च कर रहे हो तो मैं मानता हूं आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा क्यों पड़ी पता है? क्योंकि इंडस्ट्री। लेकिन ये आपके लिए खुश खबर है कि इंडस्ट्री सेग्रीगेटेड है ना। सेग्रीगेशन है तो आपको ज्यादा पता चला 2-3 व्हीलर इंडस्ट्री में कौन है, पैसेंजर कार में कौन है, राइट, ट्रैक्टर में कौन है। आपके पास अलग अलग पूरा सेगमेंट आज दोस्तों रेडी है। तो ये वो डेटा है जो आपको अलग अलग गाइडलाइन करता है। जैसे मुझे ऐसा लगता है, फॉर एग्जाम्पल, मेरे को लाइफ इंश्योरेंस में निवेश करना है, तो मुझे पता कैसे चलेगा लाइफ इंश्योरेंस में कंपनियां कौन सी है? ये स्प्रेडशीट, आप ही की स्प्रेडशीट मुझे बताएगी इस सेगमेंट में देख भाई इतनी कंपनी है। मुझे उससे पता चलता है कि इतनी सारी कंपनीज है। जैसे ये आपका फार्मा,
179 कंपनीज, एनबीएफसी 250 कंपनियां भाई। ये 250 में से मैं कौन सी खरीदूं? तो मुझे इसमें से पता चलता है, देखो ये लीडिंग कंपनीज है ना। एनबीएफसी ऑर्गेनाइज वे में 1992 में जब हमने भारत ने लिबरलाइजेशन किया, प्राइवेटाइजेशन किया, उसके बाद ये ओपन बढ़िया हुआ। तो जहां कंपनी को टाइम हो गया है, वो उस समय से काम कर रही है। तो कुछ कंपनी एग्रेसिव होती है, कुछ कंपनी के मैनेजमेंट बढ़िया होता है, वो ग्रो कर पाती है। आज इतने 3 एक दशक में कौन सी कंपनी भारत भर में फैल चुकी है, हमें ये जानना है। तो हमें ये स्प्रेडशीट से पता चलेगा, हमें ये पता चलता है कौन ग्रोथ कर रहा है। दोस्तों, मैं सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे आता हूं। आज आप सब लोग 2026 में मेरे साथ हो। 2026, मुझे 2016 भी याद है, जब इसी प्रकार की बैच होती थी, राइट। तो सिंस लॉन्ग टाइम वी आर टीचिंग। पर मैं आज भी आपको ये कह सकता हूं कि 2026 में जो आप सीख रहे हो, 2036 में, 2036 ऐसे चला जाएगा। कैसे? चपटी बजाते, आपको पता नहीं कैसे समय सटासट सटासट आगे बढ़ता है। लेकिन ये 10 सालों में किसका पोर्टफोलियो बढ़िया बढ़ेगा? दोस्तों, उनका पोर्टफोलियो जो पहले चरण को पार कर पाते, ऐसी इंडस्ट्रीज ढूंढ पाते हैं जो ग्रो करे। अब आपके सामने इतनी सारी इंडस्ट्री है, आपको इनमें देखना है कौन मुझे 15% ग्रोथ दे, कौन मुझे 20% ग्रोथ दे। ग्रोथ भी चाहिए। पहले चरण में क्या चाहिए? ग्रोथ। मुझे दूसरे चरण में सस्टेनेबिलिटी चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों? सस्टेनेबिलिटी। मतलब ग्रोथ लॉन्ग टर्म होना चाहिए। सेगमेंट मेरा ऐसा होना चाहिए कि पत्ते ऐसे बिछे हो कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिले। ऐसा नहीं कि कुछ अचानक हुआ और शॉर्ट टर्म ग्रोथ आ गया। ऐसा भी होता है ना। तो हमें शॉर्ट टर्म ग्रोथ में इंटरेस्ट नहीं है, हमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ में उम्मीद, हमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ में इंटरेस्ट है। तो पहला चरण ग्रोथ। दोस्तों, आप जितना तगड़ा ग्रोथ को पकड़ पाओगे, उतना तगड़ा पोर्टफोलियो बढ़ेगा। अगर आपने 5-10% ग्रोथ वाले सेक्टर लिए, पोर्टफोलियो 5-10% से बढ़ेगा। अगर आपने 15%, 20% वाले सेक्टर पाए, पूरा भारत आपके सामने है। म्यूचुअल फंड कंपनीज हो, बड़े बड़े पीएमएस हो, सब लोगों के सामने यही स्प्रेडशीट है। सब लोग यही रिसर्च कर चाहेंगे कि इनमें से कौन से सेक्टर में मैं पैसा लगाऊं जो ज्यादा दौड़े। तो पहला दोस्तों हमारा टारगेट क्या हुआ? वी वांट टू सर्च एक्सपांडिंग इंडस्ट्रीज। भारत में कुछ बदलाव हो रहे हैं, इनकम का बढ़ना, डिजिटलाइजेशन, रिफॉर्म्स, कई बदलाव। ये बदलाव की वजह से कौन से सेक्टर बढ़ेंगे, मुझे ये सोचना है और उसके हिसाब से पैसा लगाना है। तो पहला चरण क्या है दोस्तों? हाँ, वो सेगमेंट जो धंधा बढ़ा पाए उस पर मेरे को ध्यान देना है। और मैंने आपके सामने चैलेंज रख दिया है कि आप में से जो लोग इनमें से इंडस्ट्रीज ले पाओगे, जितना आपका सेक्टर ग्रो करेगा उतना आपका पैसा बढ़ेगा। आपके पैसे कितनी तेजी से बढ़ेंगे और सेल्स ग्रोथ, ये दो के बीच में एक फिल्टर है। कौन सा होगा दोस्तों, बताओ? चैट बॉक्स ओपन है। ये हो सकता है कि आपकी कंपनी का सेल्स 20% से बढ़ा, फिर भी आपका पैसा 10% से ही बढ़ा। किस केस में हो सकता है दोस्तों, बताओ मेरे को। क्या है ना? 80% चांसेस है कि धंधा 20% से बढ़ा, आपका पैसा भी 20% से बढ़ेगा। लेकिन वो 20% क्या है जो हमसे गलती करा सकता है? वो क्या चीजें हैं जो मेरे पैसे को नहीं बढ़ने देगी डिस्पाइट ऑफ द इंक्रीज सेल्स? एक्सपेंस, बराबर लिखा है जय भाई आपने, एक्सपेंस, राइट। तो कुछ कंपनियों को दोस्तों आता है कि मैं से कम कॉस्ट करके हाई प्रोडक्टिव बन सकूं। राइट और रॉन्ग? राइट। हमें ऐसी मैनेजमेंट ढूंढनी है इस सेगमेंट, जिनको आता है कॉस्ट मैनेजमेंट, जिनको आता है कम डेप्थ से ज्यादा प्रोडक्टिव होना। तो वो हम दूसरे में सीखेंगे, राइट। आपका ये एनालिसिस खत्म हो जाए, फिर हमें वो सीखना है, राइट। वो सीख लिया और डिमांड जान ली, फिर आपके और वेल्थ के बीच में एक ही विघ्न है और वो है वैल्यूएशन, राइट।
तो हम तीनों पार्ट सीखने वाले हैं। अभी इस असाइनमेंट में हम डिमांड सीख रहे हैं, फिर डिमांड का फायदा उठाने के लिए हम अच्छे प्रॉफिट बड़े ऐसी कंपनियां ढूंढेंगे, और तीसरे चरण में हम इन कंपनियों को सस्ते लेंगे। आई रिपीट, किधर लेंगे? महंगा लेंगे कि सस्ता लेंगे? सस्ते लेंगे, जिसे कहते तो वैल्यू बाइंग। वॉरेन बुफे साहब ने जिस चीज को इतना फेमस कर दिया है ना, वैल्यू बाइंग। तो इन तीन चरण की चीजें आज हम पहले चरण में हैं। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न डिमांड, राइट? सो नाउ वी आर इन द सर्च ऑफ 15-20% growth sectors. Am I right? And the work which you have done is going to guide you in this search 15-20% growth, right? ये डेटा में अब आपके असाइनमेंट में मैं डायरेक्ट आ जाना चाहूंगा, राइट? मैं इससे पहले एक चीज खाली आप लोग शेयर करूं, राइट? कि अभी रिसेंट जो जीडीपी डेटा आया था भारत का, राइट? हमारा जीडीपी, रियल जीडीपी 1% से बढ़ा, नॉमिनल जीडीपी 9% से बढ़ा। हम चाहते हैं नॉमिनल जीडीपी 10% से बढ़े, थोड़ा मिसिंग है, हम आ जाएंगे। 10% से जीडीपी बढ़े और आपके सेक्टर 15% से बढ़े तो कमाल हो जाए। हमें ऐसे सेक्टर चाहिए जो जीडीपी से अच्छे बढ़े। अभी रिसेंट जो रिजल्ट कंपनियों के आ रहे हैं, मैं आपके साथ 9 महीने के आपके साथ शेयर करता हूं। सी, दिस आर द डेटा। ये साल FY25 पिछला साल जो खत्म हुआ दोस्तों, 72% ग्रोथ था। मुझे बताओ, क्या ये वो ग्रोथ है जबरदस्ती से हम कहेंगे मजा आ गई ऐसा ग्रोथ कहेंगे? लास्ट ईयर का ग्रोथ %। तो आपको अभी से रेडी रहना है दोस्तों। हमें हमें पता चलना चाहिए कि क्या दिक्कत है एज अ डॉक्टर, है ना, कि भी क्या प्रॉब्लम। धंधे खाली 60% से बढ़ रहे थे। Q1 के रिजल्ट आए, 6.5% से धंधे बढ़े। क्या दोस्तों धंधे थे? नहीं। H1 मतलब Q2 के जो रिजल्ट आए दोस्तों, 7.3% से आए। मुझे इंप्रूवमेंट दिखा, यहाँ पे दिखा कि नहीं, राइट? जिसकी हम लोगों ने बात भी की थी अभी जब आप लोगों के साथ हमने शेयर किए थे डेटा, कि यस इंप्रूवमेंट दिखा है, और आगे मैं क्या उम्मीद था कि ये साल हम करीबन 9% का ग्रोथ देखेंगे। इंप्रूवमेंट मोड पे है। मैंने एक और चीज आपके साथ डिस्कस की थी कि प्रॉफिट भी जो बिल्कुल पिछले साल देखो 3, 3.5, 5% प्रॉफिट। अब हम तो यहाँ 15-15% की बात कर रहे हैं। 15% प्रॉफिट मुझे चाहिए, 15% धंधे चाहिए, और ये 5-8% से बढ़ेंगे तो करेक्शन तो है, बाजार इसीलिए करेक्शन में, राइट? पर अभी हमारे बढ़िया है कि नहीं है, राइट? हम उम्मीद कर रहे हैं कि यस, इन्फ्लेशन डाउन है, इंटरेस्ट रेट डाउन है, प्रॉफिट बढ़ेंगे और ये सुधार है। हम हमारे प्रॉफिट को 15% की ओर जाते हुए देख रहे हैं। लेट मी गिव यू लेटेस्ट अपडेट ऑन इट। दोस्तों अभी कई रिफॉर्म आए, एक रिफॉर्म आया है लेबर रिफॉर्म, देखा आप लोगों ने? या एवरीवन, लेबर रिफॉर्म। दोस्तों ये लेबर रिफॉर्म के तहत कंपनियों को कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। लास्ट ईयर का जब बजट आया था, पिछले साल के बजट में बताया था कि कंपनीज के धंधे भारत में बढ़े हैं, पर सैलरी नहीं बढ़े हैं जिस प्रकार से धंधे बढ़े हैं, राइट? आप जानते होंगे बजट के अगले दिन गाइडेंस आता है, राइट? इस बार भी बजट के अगले प्रीवियस डे गाइडेंस आएगा, राइट, जो भारत का हाल बताएगा। तो उस समय इकोनॉमिक एडवाइजर ने बताया कि जिस कंपनियों के भारत में धंधे बढ़े हैं, उनके प्रॉफिट बढ़े हैं, पर एम्प्लॉय साइड पे इतना राइज नहीं था। बहुत समय से लेबर रिफॉर्म की वेट कर रहे थे और लेबर रिफॉर्म आ गए। अब लेबर रिफॉर्म की इफेक्ट क्या होगी दोस्तों? लेबर रिफॉर्म की इफेक्ट, कंपनी एक टेम्पररी प्रॉफिट टूटेंगे। टेम्पररी मैं कह रहा हूं क्योंकि कंपनी पे बोझ पड़ने वाला है। अब लेबर रिफॉर्म मतलब आप ये मत समझो कि लेबरों को दबाने के लिए ये किया है, मतलब एम्प्लॉयज को दबाने के लिए ये नियम आया है, नहीं। ये नियम एम्प्लॉयज के लिए बड़े अच्छे हैं और बहुत समय से इसका वेट किया जा रहा था। अब जब रिजल्ट मैंने आप लोगों के साथ टीसीएस के, टाटा एलेक्सी के, मैंने अभी तक आप लोगों के साथ रिजल्ट्स बांटे,
मैंने हर एक रिजल्ट में लिखा है कि टीसीएस को 3,000 का बोझ लगा। कितने का दोस्तों? 3,000 करोड़ का अप्रोक्सीमेटली कह रहा हूं। मेरे को एग्जैक्ट आप रिजल्ट में देख लेना, मैंने फिगर लिखी हुई कि 3,000 करोड़ का उनके ऊपर बोझ आया, जो एक वन टाइम है। मतलब इस बार कंपनी का खर्चा बढ़ा। तो ये साल जो हमारी उम्मीद की थी, लेबर रिफॉर्म जो बहुत अच्छी चीज है, जिससे बहुत से करोड़ों लेबर को भारत में फायदा होने वाला है, पर कंपनी की प्रॉफिट इससे बढ़ेंगे कि टूटेंगे? यस प्लीज, चैट बॉक्स ओपन है, मुझे बताइए। ड्यू टू लेबर रिफॉर्म द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनीज विल इंक्रीज और डिक्रीज फॉर लॉन्ग टर्म। इट इज एब्सोल्युटली गुड फॉर ऑल द लेबर्स। लेबर्स मतलब आप वो लेबर मत समझो जो भी जॉब करते हैं, उनके लिए ये शब्द है, राइट? एम्प्लॉइज मतलब, तो एम्प्लॉइज के लिए अच्छा है, पर कंपनीज के प्रॉफिट टूटेंगे। अभी तक कितने टूटे, तो मैंने यहाँ पे डेटा डाला हुआ है, जस्ट लेट मी चेक इट। 78 कंपनीज के रिजल्ट आ चुके हैं अभी तक। यू कैन सी, मैं यहाँ पे फिगर लिख रहा हूँ 78, और आपके सामने ही मैं डेटा देख रहा हूं। प्रॉफिट देखने दो यार, क्या हुआ। प्रॉफिट ऑफ क्वार्टर थ्री 0.42% से, थोड़ा मैं जूम करता हूं ताकि आप लोगों को दिखे। मार्जिन चेंज 9 मंथ मत देखना, मेरे को क्वार्टर थ्री से मतलब है। सो क्वार्टर थ्री का मार्जिन चेंज कितना है? सी, कैन यू सी? पिछले साल 12.16 थे। हम उम्मीद कर रहे थे इन्फ्लेशन घटा, ब्याज घटे तो मार्जिन सुधरेंगे, और अभी तक सुधरे। 9 महीने में भी, H1 में भी सुधरे थे, पर ये क्वार्टर में दोस्तों ½ से मार्जिन डाउन है। तो क्या मैं ये क्वार्टर में दोस्तों उम्मीद करूंगा कि प्रॉफिटेबिलिटी जबरदस्त रहेगी? नहीं दोस्तों, शॉर्ट टर्म धक्का लगा है जो हमें एक क्वार्टर धकेल देगा पीछे, बट इट्स ऑल राइट, इट इज गुड फॉर मास, बहुत से लोगों के लिए अच्छा है। पर शेयर बाजार निवेशक, उनको प्रिपेयर रहना है कि प्रॉफिट पे फर्क पड़ेगा। आप ये जो करेक्शन देख रहे हो, ये नॉर्मल चीज है, क्योंकि प्रॉफिट टूटे इसकी इफेक्ट आनी चाहिए। करेक्ट? तो सही जा रहे हैं हम लोग, राइट? अब मैंने यहाँ पे आपको ये डेटा इसलिए बताया है क्योंकि मैं आपको डिमांड भी बताना चाहता था कि भी क्या चल रहा है। ओके, मैं आपको बताना भूल गया, सेल्स ग्रोथ। लेट मी शो यू कितना सेल्स बढ़ रहा है 9 मंथ में से। ये रहा क्वार्टर थ्री दोस्तों, सेल्स अब जो रिजल्ट आए 12.2% से बढ़े। गुड, राइट? बिल्कुल मंदा था, 7-8% से सेल्स थे। तो क्या हम ये कह सकते हैं इंडिया में मंदी है? 12.2% इज गुड सेल्स, राइट? तो सुधार है धंधे में, पर प्रॉफिट हमारे वापस से लेबर कोड की वजह से नीचे, जिसकी एक क्वार्टर इफेक्ट रहेगी, राइट? क्योंकि इस बार कंपनियों ने प्रोविजन किए है, नॉट परमानेंट। बराबर? अब मैं यहां पे आ, चलो मैंने यहां पे लिखा कि मेरे को 15% का सेल्स ग्रोथ चाहिए। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि भाई पिछले साल से बुरा हाल था, ग्रोथ बड़ा कम था, हम 12% पे आए, डेट इज ऑल्सो गुड। अब ये सारे इंडस्ट्री में से हम लोग एक एक देखना चाहेंगे, राइट? मैं अलग अलग स्टूडेंट से बात करूंगा जिन्होंने भी असाइनमेंट किया है, और हम लोग एक एक सेक्टर को थोड़ा थोड़ा समय देंगे। 8:21 हुई है दोस्तों, सो लेट मी सी। 40 मिनट्स अगर हमारे पास है, और हम 5 मिनट अगर एक सेक्टर को देते हैं, राइट, तो हम 8 सेक्टर, 8-9 सेक्टर ले पाएंगे। मैं ज्यादा सेक्टर लेना चाहता हूं, चलो जितने फटाफट हो हम देखेंगे। शुरुआत हम करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं अंकित त्यागी जी का नाम देख रहा हूं। मैंने मार्केट कैप से सेग्रीगेट किया हुआ है, राइट, कि भी सबसे बड़ी कंपनियां, सबसे छोटी कंपनियां, ये पूरा आ गया। आप लोगों ने जो रिजल्ट ऐड किए, 220 लाख करोड़ के रिजल्ट ऐड करिए, सो गुड। सो लेट मी चेक, इज अंकित त्यागी इन द मीटिंग? इफ यू आर देयर, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। यस प्लीज। हेलो सर, गुड इवनिंग। या गुड इवनिंग अंकित भाई, कैसे हो? बहुत फाइन? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? फाइन फाइन एकदम अंकित भाई। सो अंकित भाई, लेट मी जस्ट चेक, आपने कौन से सेगमेंट पे काम किया है? वेरी गुड। देखो अंकित भाई, आपने ऑलमोस्ट 6 सेगमेंट पे काम किया। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड कंसल्टिंग, एक कंपनी बता सकती हो इस सेक्टर की? कौन अ, आएगी इसमें? इसमें अपना टाटा कंसल्टेंसी है, इन्फी है। बराबर, बिल्कुल सही, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है,
क्योंकि ये वो सेगमेंट है जो पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े बिजनेसेस है उनको आसान करा के काम देता है। इनके आईटी की वजह से बिजनेसेस आसान होते हैं, राइट। तो इसकी जरूरत है हमें, हम अभी देखेंगे। सेकंड, आपने ई कॉमर्स लिया हुआ है, राइट। यस एवरीवन, मैं सबको पूछूंगा दोस्तों, क्या आप लोग अंकित भाई को बता सकते हो चैट बॉक्स में ई रिटेल ई कॉमर्स में कौन सी कंपनियां होगी? अंकित भाई ने तो होमवर्क किया है तो उनको तो पता होगा। यस प्लीज, विच कंपनी कम्स इन ई रिटेल एंड ई कॉमर्स? जोमैटो, बिल्कुल। हाँ? अब ये जो सेगमेंट है, आपको क्या लगता है ई रिटेल ई कॉमर्स दोस्तों डिमांडिंग इंडस्ट्री है? क्या इस पे ध्यान देना चाहिए? क्या इनका धंधा, कैन वी से देम ग्रोइंग इंडस्ट्री और नॉट? या इज ई रिटेल ई कॉमर्स अ ग्रोइंग इंडस्ट्री? राइट, यू नो वेरी वेल। यस, वो सारी कंपनी ऐसी में आएगी जो आप लोग लिखते जा रहे हो। एल्यूमिनियम दोस्तों, एल्यूमिनियम सेकेंडरी सेक्टर की प्राइमरी सेगमेंट का एक पार्ट हुआ, राइट। अब एल्यूमिनियम में कितना ग्रोथ है ये भी हम देखेंगे। एल्यूमिनियम में आएगी हिंडाल्को जैसी कंपनियां, आईटी एनेबल्ड सर्विसेज, अगेन इंपॉर्टेंट सेगमेंट। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं देख रहा हूं अंकित भाई ने कुछ सेगमेंट ढूंढ लिए जो हमें 15% का ग्रोथ देंगे, राइट। तो अंकित भाई इन सब में से कोई एक सेगमेंट आज लेते हैं, बोलो कौन सा लेंगे? सर हाउसिंग फाइनेंस करते हैं। चलो, हाउसिंग फाइनेंस। सो चलो खुल जा सिम सिम, हम लोग हाउसिंग फाइनेंस पे आ जाते हैं। लेट मी क्लिक हाउसिंग फाइनेंस। और मैं देख रहा हूँ, माय गॉड, लाइन लगी हुई है। तो कितनी सारी कंपनियां हैं हाउसिंग फाइनेंस, राइट। सो मुझे कुछ समझा पाओगे अंकित भाई कि ये जो सेक्टर है ये क्या धंधा करता है? यस, सर बेसिकली ये हाउसिंग जो स्कीम है अपनी हाउसिंग उसको फाइनेंस का इसका बिजनेस है। बराबर है, और और सही बात है। जो मैं समझ पाया अभी, जो मेजर प्लेयर है इसमें बजाज हाउसिंग है, एक एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस हुआ, पीएनबी हाउसिंग राइट, हुआ। तो राइट। ऊपर के करीब ये 7 कंपनीज मिलके 80% मोर देन धंधा करते हैं। ओके, तो आपके पास डगलोस 19 कंपनीज है, पर 19 में से 80% टर्नओवर तो ये ऊपर की 5-6 कंपनी कर रही है। जी। तो इससे अपने को एक चीज समझ में आनी चाहिए अंकित भाई, कि भले बहुत सा ढगलो हो, पर कई कंपनियां छोटे छोटे रीजन में धंधा करेगी। अब वो कोई एक रीजन में कर रहे, देखो धंधा बढ़ता है, सबका बढ़ता है, पर जब वो रीजन में दिक्कतें आती है, मान लो वहां पे कोई अनफेवरेबल सर्कमटेंसेस हुए कि भाई 1-2 साल बुरा हाल रहेगा वो स्टेट में, तो वो कंपनियां अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती। हमें ऐसे खिलाड़ी चाहिए, कोई भी सेक्टर ले लो, इसमें नहीं, हर एक सेक्टर में, जो पान इंडिया प्रेजेंस, रीजनल प्लेयर नहीं चाहिए। नहीं तो रीजनल प्लेयर के केस में अगर पॉलिटिकल पार्टी भी वहां पे हार जाए तो भी उस कंपनी पे इफेक्ट आती है, राइट। सो वी वांट नेशनल प्लेयर, राइट। आपने बात बिल्कुल सही कही कि ये सब कंपनी हाउसिंग फाइनेंस करती है, पर हाउसिंग फाइनेंस में बैंकिंग भी हाउसिंग फाइनेंस करती है कि नहीं करती है अंकित भाई? यस सर, डन। तो हम ये यहाँ पे लिखेंगे कि इनका सबसे बड़ा कंपटीटर तो खुद बैंक है, पर बैंक के अलावा हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होती है जिनकी प्रायोरिटी है वो लोग हाउसिंग फाइनेंस पे ही ध्यान देंगे, राइट। हाउसिंग फाइनेंस के इस वर्ल्ड में बताया देर आर सो मेनी कंपनीज, और कुछ कॉन्सेंट्रेटेड है, कुछ ज्यादा धंधा करते हैं। सबसे ज्यादा मार्केट कैप अंकित भाई किसको मिल रहा है? सबसे ज्यादा मार्केट कैप सर मिल रहा है अपना बजाज हाउसिंग फाइनेंस को। बजाज हाउसिंग। तो ये क्या क्यों मिल रहा है? 75,000 करोड़, मतलब नंबर वन कंपनी को 75,000 करोड़, और नंबर टू जो है एलआईसी, वो आधी, आधे से भी कम, ओनली 29,000 करोड़। पीएनबी हाउसिंग ओनली 20,000 करोड़। तो इतना ह्यूज डिफरेंस क्यों है अंकित भाई? सर व्हाट आई बिलीव इज कि उनका नंबर ऑफ हम्म, शेयर्स ज्यादा है। नहीं देखो, शेयर से मार्केट कैप पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। क्योंकि मार्केट कैप तो क्या हुआ ना अंकित भाई, मैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी खरीदना चाहता हूं, मुझे कितना पैसा चाहिए, तो उस केस में तो मुझे ये देखना है कि इनके वैल्यूएशन क्या है, वही देखना है ना। तो कंपनी को मार्केट कैप ज्यादा क्यों मिलता है, उसके पीछे कुछ कारण मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, सब लोग एवरीबडी थोड़ा ध्यान देना। एक तो ये हो सकता है कि ये कंपनी लार्ज है,
हो सकता है, मैं कह रहा हूं पहली प्रोबेबिलिटी कंपनी धंधा ज्यादा करती है, मतलब सेल्स जिनका ज्यादा, मार्केट कैप उनका ज्यादा, क्योंकि सेल्स जिनका ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि प्रॉफिट उनके ज्यादा। समझ रहे हो? प्रोबेबिलिटी कह रहा हूं, राइट? सेल्स ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा, जिनके प्रॉफिट मार्जिन से ज्यादा, जिन ग्रोथ ज्यादा। जो कंपनियों पे मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये वो काम कर रही है जहां पे इनको ग्रोथ ज्यादा मिलेगा, तो भी मार्केट कैप ज्यादा मिलता है। दूसरा, कंसिस्टेंसी ज्यादा। कंसिस्टेंसी मतलब एक कंपनी ऐसी है जो 10 साल में 4-5 बार लॉसेस करती है, और एक कंपनी ऐसी है जो प्रॉफिट कंसिस्टेंट करती है। अब एज ए इन्वेस्टर दोस्तों, आप सब लोग को क्या देखना चाहिए कि अब जो कंपनी में पैसा लगा रहे हो, क्या वो कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर पा रही है, बिकॉज यू आर पार्टनर ऑफ दैट कंपनी। कंपनी प्रॉफिट करेगी तो ही आपके पास पैसा आने वाला है, कंपनी प्रॉफिट नहीं करेगी आपका पैसा कम होने वाला है, राइट? सो इन्वेस्टर क्या देखेंगे? कंसिस्टेंसी। क्या मेरी कंपनी ग्रोथ करेगी? क्योंकि सबको क्या चाहिए? मेरा पैसा 15% से बढ़ना चाहिए। अब अगर ग्रोथ ही नहीं करेगी 15% से, तो मार्केट कैप नहीं मिलेगा, राइट? सो बजाज फिनांस के केस में हम ढूंढते हैं कि इसमें क्या है कि इसे ज्यादा मार्केट कैप मिल रहा है। सी नंबर वन, एवरीबडी थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, क्योंकि सारे सेगमेंट कुछ ऐसे ही होंगे। मैं डेसिमल हटा देता हूं टू मेक इफ, राइट? और इसे मैं, ओके, अच्छा ये डेसिमल नहीं हटाना, कॉपी किया लगता है डेटा आपने, है ना? हाँ। यस या सर। नो प्रॉब्लम। सी, धंधे में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा टर्नओवर कौन कर रहा है इन कंपनियों में? LIC कर रही है सर। एल आई सी। एल आई सी को, ये जो धंधा है ना इनका, ये क्या है? इंटरेस्ट इनकम। क्या है अंकित भाई? इंश्योरेंस कंपनी। नहीं, एल आई सी इंश्योरेंस की नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है एल आई सी, वो इंश्योरेंस की है। ये एल आई सी हाउसिंग फाइनेंस है अंकित भाई, ये उनकी सब्सिडरी है। तो ये इंश्योरेंस की नहीं है, इनका काम है हाउसिंग फाइनेंस करना, यस यस। राइट? अब इनका टर्नओवर, ये जो इनकी इनकम है सारी कंपनियों की, ये इनकी कौन सी इनकम है? इसे क्या कहेंगे हम? इंटरेस्ट इनकम, राइट? इंटरेस्ट इनकम समझते हो आप लोग? अंकित भाई आप समझे इंटरेस्ट इनकम यानी? यस 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 सर। इन्होंने लोन दी है, दे आर गेटिंग जितनी दे आर ज्यादा लोन, they हाँ, are earned by just because of that they are paying they are giving the loans and they are getting करेक्ट, the interest. एब्सोल्युटली राइट, राइट, दे आर गेटिंग इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट इनकम इनको मिलती है। तो आपने जो लिखी है ये है इंटरेस्ट इनकम। अब मैं एक और अपडेट आप सबको कहना चाहूंगा। मैंने फर्स्ट टाइम इसलिए नहीं कहा ताकि बड़े कंफ्यूजन ना हो, सिंपल रखना चाहता था। बट नाउ एज यू ऑल आर गेटिंग ट्रेंड, लेट मी टेल यू, जब भी दोस्तों आप लोग रिसर्च करते हो, अगर आप बैंक का रिसर्च करो, राइट, लेट मी राइट डाउन, जनरली आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेना चाहिए हर एक कंपनी का। क्या लेंगे हम? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। पर जब आप बैंक का रिसर्च करो, जब आप एनबीएफसी कंपनीज का रिसर्च करो, राइट, जब आप फाइनेंस की कंपनीज का रिसर्च करो, जब आप होल्डिंग की कंपनी का रिसर्च करो, ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अलावा भी इनके पास पैसा आता है, राइट? मैं लिखना भूल गया, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सब कंपनी को एक सोलवेंसी मेंटेन करनी पड़ती है, जिससे उनको अलग इनकम होती है, राइट? अब वो इनकम भी हमें लेनी पड़ती है, इसीलिए सब कंपनी में आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखो। पर ये जो मैंने लिस्ट दिया, इन कंपनी में टोटल लेने की, क्या लेने का अंकित भाई? टोटल इनकम। टोटल इनकम, राइट? अभी हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिया, इट्स ऑल राइट, हमारा काम हो जाएगा। पर अब भविष्य में जब हम रिसर्च करेंगे इनमें से कोई कोई कंपनी का, होल्डिंग, फाइनेंस, एनबीएफसी, बैंक, इंश्योरेंस, तो हम क्या लेंगे? टोटल इनकम। टोटल इनकम। बराबर है? चलो, अभी मैं आपके डेटा पे आ रहा हूं वापस से। हमने देखा एल आई सी हाउसिंग फाइनेंस, तभी उनको 10% जितना इंटरेस्ट इनकम आ रहा है। बिल्कुल तो सर, बिल्कुल करेक्ट। जितनी ये सारी कंपनी ज्यादा लोन देगी, उतना बड़ा धंधा। तो हम जब भी कोई भी फाइनेंस की कंपनी को ट्रैक करेंगे, हम इनका
यूएम देख सकते, जिसे आप एयूएम बोलो, आप एडवांसिस बोलो। एडवांसिस का मतलब ये कि इन्होंने कितनी लोन दी है। जैसे एचडीएफसी बैंक 22 लाख करोड़ की लोन दी है, तो उनको 3 लाख करोड़ की इनकम होती है, राइट। एसबीआई बैंक ने 50 लाख करोड़ से ज्यादा की लोन दी हुई है, उनको 5 लाख करोड़ की इनकम होती है। गॉट इट। एडवांसिस हुए। अब हम ये चाहेंगे कि हमारी कंपनी पान इंडिया लोन देती जाए, एडवांसेस बढ़ते जाए, तो हमारी इनकम बढ़ेगी, राइट। पर उसके साथ वो प्रॉफिट तभी करेगी अगर लोन कैसी देगी, अच्छी देगी, जो क्वालिटी। डिफॉल्ट ना हो। डिफॉल्ट ना हो, एब्सोल्युटली। तो अभी हम ये डेटा में डिफॉल्ट चेक नहीं करेंगे, राइट। डिफॉल्ट के लिए दूसरे रास्ते हैं, बराबर। हम क्वालिटी एनालिसिस करेंगे तब डिफॉल्ट देखेंगे। अभी हम सिर्फ डिमांड देखने वाले हैं, ऑलराइट। तो आपका जो डेटा है उसमें मैं देख रहा हूं कि एलआईसी सबसे बड़ा धंधा करता है, फिर आता है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। पर मार्केट कैप एलआईसी को कुछ भी नहीं मिल रहा है, जबकि बजाज को इतना ज्यादा मिल रहा है। तो धंधा कारण में है क्या? नहीं है। बड़ा धंधे करने वाली कंपनी को भी मार्केट कैप ज्यादा नहीं मिला। ऐसा क्यों होगा अंकित भाई? वाई? कोई गेस, अंदाजा? देखो चैट बॉक्स ओपन है, यू कैन गाइड अंकित भाई। व्हाई दिस इज हैपनिंग? ये ऐसा क्यों हो रहा है कि एलआईसी हाउसिंग को मार्केट कैप मिल नहीं रहा है? बेचारा इतना बड़ा धंधा कर रहा है तो भी। और बजाज जिसका धंधा कम है पर मार्केट कैप ले जा पा रहा है, राइट। या क्वालिटी लोन, बिल्कुल सही बात है जयेश भाई, क्वालिटी लोन इनकी है। इनके मार्जिन, विनीत भाई परख ने लिखा है मार्जिन, यस, इनके मार्जिन भी अच्छे हैं, राइट। पर चलो वो क्वालिटी पैरामीटर है तो हमें अभी दिखेंगे नहीं, राइट। पर उसके अलावा एक और पैरामीटर है, ये दो के अलावा बजाज हाउसिंग फाइनेंस ये जानता है कि अब इंडिया में प्रीमियम हाउसिंग बिक रहा है। अब जो भी शहर में रहते हो दोस्तों, आप अपने शहर में ये देख रहे होंगे कि आजकल जो प्रीमियम जो अपार्टमेंट बन रहे हैं, प्रीमियम विलास होते हैं, महंगे महंगे, उनकी डिमांड जबरदस्त। भारत में अफोर्डेबल हाउसिंग बिक रहा है ऐसा नहीं है, भारतीयों की इनकम बढ़ रही है तो प्रीमियम प्रॉपर्टी बिक रही है। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस प्रीमियम हाउसिंग फाइनेंस में है, जिसके कारण जैसे यहां पे आपने एलआईसी का डेटा लिखा है, जस्ट लेट मी चेक, कितना ग्रोथ लिखा आपने ये एरर क्यों आ रहा है? हाँ, ये फिगर नहीं है, चलो एक मिनट। हाँ, 276,615, 276,615। ओके, देखो अभी इधर आ गया ग्रोथ 8% का, और इधर क्या है? 270,416, राइट। देखो यहाँ पे भी ग्रोथ आ गया। अब ये 4 साल का भी हम चेंज कर देते हैं, लेट मी चेक। ओ, गड़बड़ है। ये 4 साल का ग्रोथ, राइट। देखो 9%, पिछले 4 साल में एलआईसी ने ग्रोथ कितना किया है? 9%। ये बहुत अच्छा ग्रोथ है अंकित भाई। 9% ग्रोथ इज गुड ग्रोथ। 9% इज एज पर इन्फ्लेशन इज गुड, ठीक ठीक है। एवरेज, मतलब ये ग्रोथ पाने के लिए नॉट हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। नॉट बहुत अच्छा, नॉट बहुत बैड, या ठीक ठीक। अभी इसी केस में बजाज हाउसिंग फाइनेंस का ग्रोथ कितना है पता है आपको? आपने डेटा नहीं लिए है ना, 24 के 21 के नहीं मिले आपको? नहीं, डाटा नहीं मिले सर। बराबर है, क्योंकि ये लिस्ट अभी हुई है, राइट। पर कोई नई लिस्टेड कंपनी का अगर मुझे डेटा चाहिए तो मैं क्या करूं? अगर जैसे ये तो अभी लिस्ट हुई, तो इसके पुराने डेटा अभी अपन लाएंगे तो किधर से लाएंगे, राइट। मैं एक शॉर्टकट बताता हूं, अभी एकदम शॉर्टकट बता देता हूं फटाफट, ताकि आपको कभी भी डेटा चाहिए आप ऐसे ले सकते। डाउन ईयर बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ, क्योंकि जब इनका आईपीओ आया होगा ना, तब इन्होंने 3-4 साल के डेटा दिए होंगे। तो मैं यहाँ पे, देखो ये चित्तौड़गढ़ दिख रहा है, कोई भी मुझे आईपीओ के समय का डेटा बताए। मैंने यहां पे क्लिक किया, लेट मी क्लिक बजाज हाउसिंग फाइनेंस, राइट। तो आपको ऐसी कई कंपनियां होगी जिनके डेटा नहीं मिलेंगे, राइट। तो आप ऐसे डेटा ले सकते हो। सी मैं ये डाउन क्लिक कर रहा हूं, लेट मी चेक इट। ओके, ये है डेटा कुछ अंकित भाई,
देखो यहाँ मुझे 22, 23, 24 तक के डेटा मिल गए। अब मुझे कौन से डेटा चाहिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस के? लेट मी चेक। हम्म 2024 का सेल्स, 2024 में टोटल इनकम देखो, इन्होंने भी टोटल किया ना। मैंने अभी जो आपको कहा कि भी फाइनेंस की कंपनी में टोटल इनकम लेने की, राइट। मैं 2024 का सेल्स लिख देता हूं 7618 करोड़। 7618 करोड़। 5665। अच्छा 2023 और 22 नहीं चाहिए मैं। ओके। देखो एक प्रॉब्लम और है डेटा में है अंकित भाई, वो क्या है? एक प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है डेटा में कि आपने जो डेटा लिखा है, जैसे ये 2025 में 89861 लिखा है, ये मिलियन में आपने देखा था। तो यहां पे हमको करोड़ में लिखना है, आपने ये सारे डेटा मिलियन में लिखे हुए। तो ये करोड़ मैं में भी लिखूंगा। मैं इसको चलो मिलियन में कन्वर्ट कर देता हूँ, 76180। राइट। चलो कितना ग्रोथ आया? 17-18%। 17-18 एलआईसी ने कितना ग्रोथ किया? 2%। 2%, 8%। तो बजाज का ग्रोथ बढ़िया है। अब आप 4 साल के डेटा लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं लेटेस्ट अवेलेबल डेटा भी ले लू 2022 के 3767, लेट मी राइट डाउन। मैं यहाँ पे 2021 में ही लिख देता हूँ 37671। 37671, राइट, बराबर। और 4 साल के बदले मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे फॉर्मूला में? 4 के बदले ये 2022 के डेटा है, तो मुझे 3 साल कर देना पड़ेगा। कितना ग्रोथ है सर लास्ट 3 साल का थर्टी बजाज का? फोर तो मतलब ये जबरदस्त ग्रो कर रहा है। इसीलिए जो निवेशक है ना, बड़े निवेशक अंकित भाई, वो ये डेटा देखते हैं, वो ये सब चेक करके निवेश करते हैं। 33% का ग्रोथ है, दूसरी तरफ एल आई सी खाली यार 9% से ग्रोथ करेगा। तो मुझे पता है मैं पैसा कहाँ मेरा बनेगा, जिधर धंधा बढ़ेगा। धंधा नहीं बढ़ेगा, पैसा नहीं बढ़ेगा, राइट। सो दिस इज द रीजन योर बजाज हाउसिंग फाइनेंस इज गेटिंग मोर देन 2x मार्केट कैप। तो आज मैं अगर हाउसिंग फाइनेंस में निवेश करना चाहता हूं, डेफिनेटली दोस्तों हाउसिंग फाइनेंस एक ऐसा सेक्टर है जो हमें आने वाले समय में 15% का ग्रोथ देगा। मतलब जीडीपी से ये 1.5x बढ़ेगा। तो मुझे सर, निवेश करना चाहिए। और क्या मैं उसमें या क्या मैं बोलो बोलो। इसको क्या मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि मार्केट इसको प्रीमियम ज्यादा दे रहा है बजाज हाउसिंग फाइनेंस को? हाँ ज्यादा दे रहा है, पर उसका कारण है क्योंकि इसका ग्रोथ ज्यादा है। समझे ना? प्रीमियम मार्केट मतलब कौन? बड़े निवेशक जिन्होंने निवेश किया हुआ है। तो वो इसको प्रीमियम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनको पता है यार मार्जिन इनके अच्छे है, इनका ग्रोथ ज्यादा अच्छा है, चलो मैनेजमेंट भी अच्छा है बजाज के नाम से। सो इसको प्रीमियम दे सकते हैं। अगर ये कंपनी को मैं 10 साल रखता हूं पोर्टफोलियो में, ये अगर अभी तो 33-33% से ग्रो कर रही है, 15% से भी ग्रोथ हुई ना, तो 15% के हिसाब से मेरा पोर्टफोलियो मल्टी ईयर रैली करेगा। समझे अंकित भाई? यस एवरीबडी सर। यस सर। क्लियर हो रहा है सबको? गेटिंग सर। ऐसे एक एक सेक्टर देखने का आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार ग्रोथ यहाँ पे मिलने वाला है। अब इंडिया ऑलरेडी रूरल में रहता है, इंडिया अर्बन बन रहा है, तो लोग शहरों में आएंगे तो हाउसिंग फाइनेंस चलने ही वाला है। और मैं मेरे पोर्टफोलियो में अगर हाउसिंग फाइनेंस नहीं रखूंगा तो कितनी बुरी बात है, राइट। अब रखू तो कौन सा रखू? अब आप में से कोई आके बोले मैं तो ये वाली कंपनी लूंगा, ये नीचे वाली, क्योंकि इसका दाम कितना है, ये 50 रुपए वाली है, ये 36, ये 3 रुपया है RHFL, ये 3 की ले लो, 6 तो अभी हो जाएगी। ऐसी बहुत कहानियां चलती है। होता क्या है, 3 की लोग लेते हैं 30 पैसा हो जाती है। लोग 30 पैसे पे 10,000 क्वांटिटी लेते हैं, फिर वो 3 पैसा हो जाती है, क्योंकि वो खाली दाम देख के निवेश कर रहे हैं। दोस्तों दाम निवेश के समय नहीं देखने के। आज जब हम सब लोग ये सेक्टर की बात कर रहे हैं, क्या हमने अभी तक दाम देखे? दोस्तों दाम इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप सफल हुए ऐसी कंपनी ढूंढने में जो ग्रोथ कर रही है 15-15% से, एक समय जाने दो दोस्तों, 10 साल जाते हैं, मल्टी ईयर रैली होनी ही है आपकी उस कंपनी को। पर अगर मैं दाम के पीछे पड़ूंगा, क्वालिटी वॉलिटी नहीं देखूंगा दोस्तों, फिर सिर्फ ऊपर वाला बचा सकता है, राइट फ्रेंड्स?
सो गेटिंग क्लियर अबाउट योर हाउसिंग फाइनेंस अंकित भाई? यस सर। राइट, गुड, बहुत अच्छा आपने काम किया। देखो आपने वर्क किया तो सबको बहुत सी चीज इसमें से सीखने को मिली। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अब सब लोग दोस्तों कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का सेक्टर देखना। ये सेक्टर ने पिछले समय में अच्छा ग्रोथ किया है। आने वाले समय में अगर आप नेक्स्ट 10-15 ईयर देखो दोस्तों, दुनिया को आईटी की जरूरत पड़ेगी, कंपनीज को आईटी की जरूरत पड़ेगी उनका कॉस्ट कम लाने के लिए। अभी चैलेंज है, अभी ग्रोथ नहीं है, अभी मुश्किल समय है, इन सब कंपनी को मार पड़ी हुई है, ये कंपनियां सस्ती मिल रही है। पर आप ये बोलो ये कभी ग्रोथ नहीं करेगी, ऐसा नहीं होगा, ग्रोथ इसमें आपको अच्छा मिलेगा। राइट, पर कौन सी कंपनियां हैं ये सब डेटा, आप शांति से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाला जो अंकित भाई ने डेटा बनाया एक बार जाके चेक करो, कितनी कंपनीज है, कौन लीड करती है। पैसा लीडर की ओर डालने का, क्वालिटी की ओर डालने का। ई रिटेल देखो दोस्तों, ये भारत का फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है। 25% से आने वाले 5 साल में हम इसका ग्रोथ देखने वाले। यूं ही नहीं ये छोटी छोटी कंपनियां बड़ी बन गई, इसलिए बड़ी बनी है क्योंकि ग्रोथ है। राइट, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सेगमेंट में ग्रोथ आप 15% उम्मीद नहीं करो। राइट, 12-10% का ग्रोथ मिलेगा। तो ये एकदम डिमांडिंग सेक्टर नहीं है। पर आईटी एनेबल्ड सर्विस, हाउसिंग फाइनेंस, ये सारे एकदम बढ़िया सेक्टर होने चाहिए हमारे पोर्टफोलियो में। राइट, सो नाउ आई एम मूविंग टू अंकुश भाई। अंकुश जी, आर यू देयर इन द मीटिंग? इफ यू आर देयर यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। और जब हम दोस्तों एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं, मीनवाइल किसी को कोई क्वेरी हो, यू कैन ड्रॉप डाउन द मैसेज और यू कैन रेज योर हैंड। ऑलराइट, सो अंकुश भाई, लेट अस सी। अंकुश भाई क्या हो क्या आप? अगर हो तो यस एक बार बोल दो। अंकुश भाई ने देखो बहुत अच्छा काम किया है। फिनटेक आने वाले समय का सेगमेंट है ये, फिनटेक। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोग देखना, इनकी कंपनियां देखो कौन ग्रो कर रहा है। जनरल इंश्योरेंस दोस्तों, ये सेगमेंट 15% से बढ़ना चाहिए, पोर्टफोलियो में चाहिए। फिनटेक 20% से बढ़ेगा, इनके पर प्रॉफिट नहीं होते। राइट, फिनटेक की कंपनियां न्यू एज होती है, उनको पैसा चाहिए। जनरल इंश्योरेंस की कंपनियां कमाई हुई है, ये पैसा देगी, ये डिविडेंड देगी। तो जब आप निवेश करो तभी पता होना चाहिए कि मैं कौन से सेगमेंट में डाल रहा हूं, वहां मैं उम्मीद क्या रखूं। फिनटेक ग्रोथ बहुत करेगा पर मुझे अभी कोई कैश फ्लो नहीं देगा क्योंकि ये सब स्टार्टअप्स होती है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो अंकित भाई ने काम किया है डेफिनेटली होनी चाहिए। राइट, क्योंकि जबरदस्त ग्रो करती है कंपनियां, इनके खर्चे नहीं होते कोई, इनके खर्चे नहीं होते, ये बहुत बढ़िया डिविडेंड देते। तो आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी को पोर्टफोलियो में रखते हो, आप उम्मीद क्या करोगे? आप रेगुलर डिविडेंड आता जाए, बढ़ता जाए, 15% से ग्रोथ तो आप देखोगे एसेट मैनेजमेंट में होना चाहिए पोर्टफोलियो में। राइट, सो जनरल इंश्योरेंस, मेडिकल इक्विपमेंट एंड सप्लाईज, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड सेगमेंट, इस पे भी ध्यान देना चाहिए। एवरेज एंड पेयरिंग्स, एल्यूमिनियम, कॉपर एंड जिंक प्रोडक्ट, ये एवरेज है। देखो जहां पे आप प्राइमरी सेगमेंट पे जा रहे हो, राइट, वहां पे कुछ कारणों से 1-2 साल बढ़िया ग्रोथ रह सकता है, पर आप लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग ग्रोथ नहीं। एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया एजेंसीज, राइट, यहां पे आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अब अंकुश भाई मीटिंग में नहीं है तो मैं अभी उनके सेक्टर नहीं खोल रहा हूं, बट स्टिल अगर आप में से किसी को लगता है कि इनमें से कोई सेक्टर ओपन करना चाहिए, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स, वी विल सी दैट सेक्टर। राइट, क्या लिखा है गुरुदत्त जी ने? एप्टस वैल्यू हाउसिंग। राइट, गुरुदत्त जी, एप्टस वैल्यू अफोर्डेबल में काम कर रही है ना? ग्रोथ अफोर्डेबल में भी अच्छा है, और एप्टस वैल्यू में हम ग्रोथ उम्मीद करेंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया का ग्रोथ बढ़िया हो रहा है। राइट, पर वो नंबर 1 प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए गुरुदत्त जी, क्योंकि अगेन वो सेगमेंट उनका छोटा है, रीजन उनका छोटा है। तो मैं अगर मेरे पैसे लगाऊंगा तो मैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो नेशनल प्लेयर है, अच्छी ब्रांड है, वहां पे पैसा लगाऊंगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी कंपनियां नहीं चलेगी, क्योंकि टेल विंड है, 10 साल में इन सबका धंधा बढ़ना है। राइट सर, बट हम स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी में होंगे ना तो वो रात को नींद अच्छी आएगी। राइट, सुनन जी, आपने एसेट मैनेजमेंट कहा है। राइट,
असेट मैनेजमेंट अंकित भाई ने काम किया है, चलो वो भी थोड़ी देर में देख लेंगे अभी अपन। कविता मैडम और मंसूर जी फिनटेक, ओके। चलो विपिन भाई के डेटा पे हम जाए उससे पहले मैं यहाँ पे असेट मैनेजमेंट ओपन कर लेता हूं, राइट। एसेट मैनेजमेंट सेक्टर, लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, कुछ समय पहले जब हम लोग इस सेगमेंट का रिसर्च करते थे, ये पूरा सेगमेंट मिलके इनका एयूएम 5 लाख करोड़ का था। मतलब म्यूचुअल फंड की सारी कंपनियां मिलके कितना पैसा इकट्ठा करती थी? 5 लाख करोड़। दोस्तों अभी 60 लाख करोड़ ये लोग पहुंच गए, 10-11 गुना। क्यों? क्योंकि बाजार भी बड़ा है। तो बाजार बढ़ा तो ऑटोमेटिक एवीएम बढ़ा, उसके साथ इन्वेस्टर क्या बढ़ गई? इन्वेस्टर की लाइन लगी हुई है इक्विटी में, जिसके कारण ये जबरदस्त ग्रोथ हुआ। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आने वाले दशक में मुझे इस सेगमेंट में 15% का ग्रोथ मिलेगा। मतलब मेरे पोर्टफोलियो में अगर मैं एक अच्छी एसेट मैनेजमेंट कंपनी लेके रख दूंगा तो पैसा मेरा 15% से बढ़ना है। अब अच्छी कौन है? देखो यहाँ पे लिस्टेड कंपनियां कितनी है? आईसीआईसी एएमसी जस्ट अभी लिस्ट हुई, एचडीएफसी एएमसी, एनएम इंडिया, आदित्य बिरला, यूटीआई, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ कंपनीज, राइट। सबसे तगड़ा मार्केट कैप किसको मिल रहा है? आईसीआईसीआई एएमसी को, राइट। सेकंड नंबर पे कौन है? एचडीएफसी एएमसी। फिर आधा मार्केट कैप है एनएम इंडिया का, निप्पॉन। फिर आदित्य बिरला। तो आप बोलो मैं तो ये नीचे वाली कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा, रिस्क है। हम में से टॉप की कंपनीज पे ध्यान दो। अब जैसे आईसीआईसीआई अभी लिस्ट हुई, ये कंपनी लिस्टेड नहीं थी। इनसे बड़ी एसबीआई है, वो भी लिस्टेड नहीं। तो सबसे बड़ी एसबीआई, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी आईसीआईसी, तीसरे नंबर एचडीएफसी एएमसी। हम लोग एचडीएफसी एएमसी में आईपीओ आया है तब से हमने पैसा लगाया हुआ, पैसा भी हमारा अच्छा बढ़ा, कंसिस्टेंट डिविडेंड भी मिला, बट ये तो शुरुआत है। ऐसा थोड़ी कि पैसा बढ़ा तो बेच देने का। मेरे को लगता है ये 10 साल में मेरा पैसा यहां से और काफी बढ़ने ही वाला है। क्यों ना बढ़? क्योंकि ये एयूएम बढ़ रहा है इन लोगों का, राइट। सो वी आर इन्वेस्टेड इन एचडीएफसी, राइट। सी यू कैन सी सेल्स। सबसे ज्यादा धंधा किसका है दोस्तों इस में? धंधा आईसीआईसीआई एएमसी का, राइट। तो ये सबसे बड़ी लिस्टेड एएमसी हुई। फिर आती है एचडीएफसी एएमसी, राइट। यहाँ पे ग्रोथ देख लेते हैं। देखो बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। भले आईसीआईसी का एएमसी का लिस्ट अभी हुई, पर इन्होंने ग्रोथ का डेटा तो डाल दिया। सो गुड, ग्रोथ भी आप देख सकते हो, आईसीआईसी बहुत अच्छा ग्रोथ कर रही है। तो मुझे जवाब मिलना चाहिए इसी डेटा से। दोस्तों मुझे बताओ इन द चैट बॉक्स, if I am looking to invest in some good asset management company, what I will do? क्या मैं ये श्रीराम, क्रैमैक, आदित्य बिरला, इन सब में मुझे निवेश करना चाहिए कि मुझे दोस्तों एचडीएफसी या आईसीआईसीआई एएमसी में निवेश करना चाहिए? टॉप प्रायोरिटी आईसीआईसीआई एएमसी बनती है कि नहीं बनती? डेटा कहता है, राइट। क्लियर है सबको? अभी राइट, अभी हमने प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देखी है, क्वालिटी पैरामीटर देखने बाकी है जो अभी हम बाद में सीखेंगे। बट टिल दैट टाइम आई कैन से आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, दीज आर लीडिंग कंपनीज। मेरे को यहीं पे ध्यान देने का। आप डिस्ट्रैक्शन हटा दो। है 5,000 कंपनियां, वो 5,000 कोई काम की नहीं है। अब ऐसे एनालिसिस करोगे तो 4,000 क्या 4,500 बेकार कंपनियां निकल जाए। फिर कुछ बची 100-200 कंपनियां जो अच्छी है। अब वो 100-200 में कहीं भी पैसा डालोगे, पैसा मल्टी ईयर बढ़ना है, मल्टी ईयर। एक कंपनी नहीं, आपके पोर्टफोलियो में कितनी ही कंपनियां 10-10, 20-20, 30-30 गुना बढ़ने वाली। पर आपको यह आना चाहिए कि मैं ढगलोस को अलग करूं और टॉप क्वालिटी कंपनीज को अलग करूं, राइट। अच्छी कंपनी में कंफ्यूजन है, कोई टेंशन नहीं। पर आपको अगर इन दोनों में कंफ्यूजन है तो टेंशन की बात है। बराबर दोस्तों, समझ रहे हो ना? ऐसे एनालिसिस करने का। ऑलराइट, सो आई होप यू आर गेटिंग योर पॉइंट्स। वी हैव कवर्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। अब अभी मैं जैसे मैसेज देख रहा हूं, अंकुश भाई आ गए हैं। अंकुश भाई, यू आर इन द मीटिंग राइट नाउ? यस सर। यस यस सर, अंकुश सॉरी। भाई। हाँ, मैं हाँ? थोड़ा लेट हो गया आज। अरे नो नो, कोई दिक्कत नहीं है अंकुश भाई। एक सेक्टर हम आपका देखने वाले हैं। अभी पब्लिक की डिमांड है फिनटेक देखने की। अभी बिल्कुल लोगों सर। ने लिखा फिनटेक, आप क्या कहते हो?
आपने जो भी सेगमेंट पे काम किया, देखो इनमें कई सेगमेंट ग्रोइंग है अंकुश भाई, हाँ मतलब जी आपको सर। 15% ग्रोथ देने वाले, बिल्कुल सर। राइट। हम कौन सा अभी चेक करें? सर एक मैंने इसमें फिनटेक पे काम किया हुआ था, मैं सॉरी लेट हो गया, मैं मिस कर गया। हाँ हाँ, अ, अ, मेरे इसमें वर्कशीट खोलनी 1 2 पड़ेगी, इसमें 3 मैंने जिस पे 4 काम 5। करा था दैट वाज फिनटेक, जनरल बहुत सारे पे इंश्योरेंस। मैंने काम कर दिया है। हाँ ये मैं देख रहा हूं, देखो फिनटेक, जनरल इंश्योरेंस, मेडिकल इक्विपमेंट, एब्रेसिव, एल्यूमिनियम और एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया, ये सब आपके सेगमेंट है, जी सर। राइट। मेरे बिल्कुल। हिसाब से जनरल इंश्योरेंस पे ध्यान देना आप। ये रिक्वायरमेंट वाली चीज है, इंडिया में लोगों के पास पैसे थे नहीं, लोग मेडिक्लेम लेते नहीं थे, अब लोगों के पास पैसे है। देखो इस साल का मैं डेटा बताऊं अभी आपको, कि जीएसटी हटा 70% मेडिक्लेम में जंप आया है। जैसे आईसीआईसीआई ने डेटा अभी अपने पब्लिश किए, ये जो जंप आया है ये न्यू फर्स्ट टाइम मेडिक्लेम लेने वाले लोग हैं, मतलब लोगों की एफोर्डेबिलिटी सुधरी है, राइट। सो दिस इज लॉन्ग टर्म सेक्टर, ये होना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। दूसरा, फिनटेक में ग्रोथ ज्यादा मिलेगा, पर सस्टेनेबिलिटी बहुत नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सब नई नई कंपनियां, इनको पैसा चाहिए, ये आपको पैसा देगी नहीं, पहले टाइम लगेगा थोड़ा इनको, राइट। अभी मैं क्या ओपन करूं, जनरल की फिनटेक? फिन जनरल भी कर सकते हैं चलो एक ही मिनट, ये आपने सब आजू बाजू ही रखा हुआ है। सर। सी हाँ मैं मेरा फटाफट देख लेता हूं। फिनटेक, अच्छा, ये पूरा फिनटेक नहीं है। फिनटेक के 9 थे उसमें, जो नंबर ऑफ कंपनीज थी वो डिफरेंट आ रही थी, तो मैंने ये दूसरे वाले पे काम कर दिया। हाँ देखो, ये जो सेक्टर आपने किया है ना, इसका हाँ। नाम है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ट्यूशंस। राइट। फिनटेक में कौन आएंगे? जो फाइनेंस और टेक्नोलॉजी को मिक्स करके काम कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिसी बाजार है, हम उनको बोल सकते हैं फिनटेक, बिल्कुल। राइट। वो फाइनेंस टेक्नोलॉजी को क्लब करके बिजनेस कर रहे हैं। तो ये जो आपका सेक्टर है, ये कौन सा सेक्टर हुआ? ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हुई। भारत में बैंक्स है, एनबीएफसीज है। एनबीएफसीज वो है जो अलग अलग सेगमेंट में लोन देती है। उसी प्रकार से भारत में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो कुछ निश मार्केट में फाइनेंस करती है। ये ज्यादातर गवर्नमेंट कंपनियां होती है, गवर्नमेंट फर्म्स है। जैसे बरसों पहले भारत में एग्रीकल्चर को बढ़ाना था, इरिगेशन हमारा बड़ा था, तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो आरईसी, पीएफसी। अब जैसे ये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कंपनी, इनका बहुत बड़ा योगदान है इलेक्ट्रिसिटी को आखिरी गांव तक पहुंचाने में, इनके फाइनेंस की मदद से वो सब काम हुए। उसी प्रकार से गांव गांव पानी पहुंचाने में भी इनका योगदान। तो यार जितने भी आप सेगमेंट देख रहे हो, ये सब निश मार्केट के हैं। आईआरएफसी का क्या काम है? यस एवरीवन, रेलवे। इनका क्या रेलवे। काम है अंकुश भाई? रेल रेलवे में फाइनेंस करना जो इनका। बिल्कुल सही बात है सर आपकी, राइट। देखो कविता मैडम ने लिखा जीरोदा, यस मैडम, जीरोदा को भी हम फिनटेक बोलेंगे, राइट ना। पर ये सेगमेंट जो अभी हम बात करें, डेट इज फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। आईआरएफसी रेलवे में फाइनेंस करती है, मतलब रेलवे को जो फंड चाहिए एक्सपांड करने के लिए, साथ में रेलवे जो रेल्स लेती है, वेगन्स लेती है, वो लीज पे लेती है, तो लेती है आईआरएफसी, और फिर रेलवे से उसको कंटिन्यू पैसा मिलता है। तो इनकी इनकम कैसी हुई? सिक्योर हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल। राइट, बिल्कुल सिक्योर इनकम है, सेफ इनकम है, इनकी जीरो एनपीए होती है। मतलब आईआरएफसी की अभी तक कोई एनपीए नहीं है, ऐसी लोन नहीं है कि जो वापस नहीं आई, राइट। बाकी जितनी भी यहाँ पे अलग अलग कंपनी है, ये सब पे पूरे समय में एनपीए बढ़ती है, आईआरएफसी पे नहीं बढ़ती। पिछले 3 सालों से बजट में अनाउंस होता है कि इस साल हम रेलवे को 2.5 लाख करोड़ देंगे, 2 लाख करोड़ देंगे। तो जब बजट से डायरेक्ट पैसा एलोकेट हो जाता है, आईआरएफसी के हिस्से कुछ आता नहीं है। तो पिछले 3 साल आईआरएफसी के बिगड़े हैं, पिछले 3 साल इन्होंने जीरो नई लोन दी है, जिसकी वजह से ये करेक्शन है। पर लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली समझ के बिजनेस में निवेश करें। आप बोलो ये चलता क्यों नहीं है, तो वो नहीं चलेगा। वो कब चलेगा? जब बजट एलोकेशन कम हो जाए और वापस से रेलवे आईआरएफसी से फाइनेंस करने लगे, जो लेगी। जिंदगी भर बजट से पैसा नहीं मिलने वाला इनको, राइट। अब आईआरएफसी पिछले क्वार्टर से कुछ और संस्थाओं को भी लोन देना शुरू किया है, जहां पे अगेन जीरो एनपीए होगी, राइट। सो दिस इज गुड कंपनी। पीएफसी आरईसी दोनों के एक ही धंधे हैं,
तो आप दोनों, मैं देखता हूं बहुत सी बार लोग पोर्टफोलियो में क्या करते हैं, पीएफसी भी ले लेते हैं, आरईसी भी ले लेते हैं। दोनों को लेके करेंगे क्या, दोनों के धंधे एक ही है। इनफैक्ट आरईसी पीएफसी की सब्सिडरी। तो ऐसा नहीं करने का, एक सेगमेंट में से कोई एक आध कंपनी लेके पोर्टफोलियो में रख, जहां पे आपको लगता है कि आपका रूल क्या है, 15% ग्रोथ मिलना चाहिए। जहां आप बोलो यस 15% मिलेगा, यू कैन इन्वेस्ट, राइट। जहां पे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मुझे लगता है इरडा, ये इरडा यानी कौन सी हुई, रिन्यूएबल। ये लोग रिन्यूएबल को फाइनेंस करते हैं, और इंडिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है। ई कॉमर्स 25% से बढ़ेगा, सिमिलरली रिन्यूएबल एनर्जी भी 25% का ग्रोथ देगा। तो इफ आई एम इन्वेस्टिंग इन इरडा, मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि अगले 10 सालों में इरडा का टर्नओवर जबरदस्त बढ़े, राइट। तो आपको एक आध साल शेयर नीचे आता है, शेयर टूटता है, तो टेंशन नहीं लेने का, वो होगा। आप निवेश कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, अगर बिजनेस समझ के निवेश करोगे, शांति की जिंदगी जिएंगे, राइट। आप ग्रोथ देख सकते हो 36%, ये साल का गुड ग्रोथ अंकुश भाई, बहुत अच्छी ग्रोथ है, राइट। सेल्स अच्छा बढ़ रहा है क्योंकि इनकी लोन बिक रही है। अगेन ये फाइनेंस की कंपनी है, तो जितनी लोन देगी उतनी इनकी इनकम बढ़ेगी। आप यहां पे भी देख रहे हो अच्छा ग्रोथ है हुडको हाउसिंग। आप देख रहे हो आईआरएफसी, कितना ग्रोथ है अंकुश भाई, बिल्कुल। मेरे को एक्सेल शीट नहीं दिख रही है एक्चुअली इसमें। ओ सॉरी, या सिट, मैं थोड़ा इसको या जूम भी कर देता हूं। ओके, 2% ग्रोथ पिछले साल का, 4 साल का नेगेटिव ग्रोथ। मैंने आपको कारण भी बता दिया दोस्तों क्यों, राइट। अब दिस इज हाउ यू कैन चेक एनी सेक्टर। सेक्टर देखो, समझो ये क्या करते हैं, राइट, और समझ के अंदाजा लगाओ कि क्या आपको ये सेक्टर 10 सालों में 15% ग्रोथ देगा। अगर वो 15% ग्रोथ देगा तो आपकी कंपनियां 10 गुना होगी, मल्टी ईयर रैली मिलेगी। क्लियर है, ऐसे एक एक सेगमेंट को देखते जाओ। ऑलराइट, तो अंकुश भाई इसमें से बाहर निकलता हूं, मैं यहाँ पे जनरल इंश्योरेंस में आ गया बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। अब अंकुश भाई आप क्या लिया है, सेल्स जो लिया है ये क्या है, ये टोटल इनकम है कि ये जो प्रीमियम इनकम? एनुअल सेल आ रही है हर हम्म, साल की मार्च की, वो लिए मैंने। ओके ओके, देखो, मार्च टू मार्च, क्योंकि कई में क्वार्टर आ रहे थे, तो एवरी हाँ, ईयर मार्च एंडिंग का डेटा उठाया राइट, मैंने। वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया आपने, राइट। पर इंश्योरेंस की कंपनियों की दो इनकम होती है, एक होती है इनकी प्रीमियम इनकम, मतलब आपको जानना है कि कौन सी कंपनी बढ़िया ग्रोथ कर रही है, तो आपको क्या देखना चाहिए, प्रीमियम इनकम, कि कौन सी कंपनी ज्यादा प्रीमियम ले, जो ज्यादा प्रीमियम ले पा रही है वो कंपनी ग्रो बढ़िया कर पा रही है। यहां पे मैं देख रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल आईसीसी जनरल इंश्योरेंस, ऑलमोस्ट 4 साल का ग्रोथ कितना है, 18%। 10 साल का ग्रोथ 18%, अच्छा ग्रोथ है अंकुश भाई, हाँ जी, राइट, मोर गुड देन ग्रोथ। 15%। तो हम मतलब सोच सकते हैं कि ओके इनको ग्रोथ अच्छा मिल रहा है। अब ये जीआईसी आ रही, ये गवर्नमेंट की कंपनी हुई, राइट, जैसे न्यू इंडिया है, जनरल इंश्योरेंस है, पीएसयू सेगमेंट भी यहां पे है, उनका ग्रोथ कैसा है, बहुत कम है। 10 साल, 15 साल, 18 साल एवरेज। तो समझ लो, जब आप इन्वेस्ट करते हो, पॉलिसी लेने की बात नहीं कर रहा हूं, पर जब मैं पार्टनरशिप करना चाहता हूं कंपनी के साथ, तो पहले क्या था, खाली गवर्नमेंट की कंपनियां थी, फिर आई प्राइवेट कंपनीज। तो प्राइवेट कंपनीज के आने के बाद इन्होंने ग्रोथ जबरदस्त किया। आने वाले 10 साल भी अगर हम देखेंगे तो प्राइवेट कंपनीज का ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, गवर्नमेंट कंपनीज में कम ग्रोथ होगा, राइट। तो समझ के निवेश करो, इफ यू आर इन्वेस्टिंग, इफ यू आर बिकमिंग पार्टनर, वेयर यू शुड गो इन प्राइवेट कंपनीज, राइट। अब ये गो डिजिट क्या है अंकुश भाई, ये तो कोई इंश्योरेंस की कंपनी नहीं है, बिल्कुल। ये क्या है, तो डिजिटल भूल गया मैंने, लिखा था हाँ, ये भी डायरी। इंश्योरेंस का काम करते हैं, हाँ, एग्रीगेटर जैसा, एग्रीगेटर right? है। हाँ, देखो इनका भी ग्रोथ बहुत अच्छा है, बराबर कि नहीं, 42% 4 साल का। पर ये एग्रीगेटर, ये डायरेक्ट आईसीआई कंपनी जैसे नहीं हो,
तो प्रायोरिटी हमेशा ओईएम को देने की, जो ओरिजिनल कंपनीज है, राइट। आप सेकंड प्रायोरिटी दे सकते हो कि चलो मैं 2 डिजिट में भी निवेश करूं, पर टॉप प्रायोरिटी किधर होनी चाहिए? आईसीआईसी जीआई हुई, एचडीएफसी एर्गो जब लिस्ट हो, मतलब ओरिजिनल जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है उस, राइट। यहाँ पे मैं स्टार हेल्थ भी देख रहा हूं, स्टार हेल्थ 33% का। या बढ़िया ग्रोथ है सर एकदम। बिल्कुल। देखो सर इसमें मैं थोड़ा क्लास लेट हो गया, पी बाय सेल्स ज्यादा अच्छा होता है या कम अच्छा होता है? हाँ, वो हमने अभी डिस्कस कर लिया, मैं बता देता हूं आपको। वो मार्केट कैप से हमको अंदाजा आता है कि भाई कौन सी कंपनी को इन्वेस्टर ज्यादा भाव दे रहे हैं। जैसे इस केस में मैं देखूं तो सबसे बड़ा धंधा कर रही है यहाँ पे आपकी जनरल इंश्योरेंस कंपनी जीआईसी, फिर करती है न्यू इंडिया इंश्योरेंस, कर रही है ना ये लोग 40,000 करोड़ का टर्नओवर, पर इनको इंश्योरेंस इन्वेस्टर भाव नहीं दे रहे। कितना मार्केट कैप है? 64। न्यू इंडिया को खाली 24,000 करोड़। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर जानते हैं कि ग्रोथ नहीं मिलेगा हमें। ग्रोथ किधर मिलेगा? प्राइवेट इंश्योरेंस। तो ये जो आखिरी का कॉलम आपने बनाया ये है, राइट, प्राइस टू सेल्स, इसे बोलते हैं मार्केट कैप टू सेल्स। करेक्ट। आप ये जान सको कि इन्वेस्टर का ध्यान किधर है, राइट सर? राइट। हाँ, मैं आपको अभी स्टार हेल्थ के बारे में बता रहा था। दोस्तों थोड़ा ध्यान से देखना है यहाँ पे, एवरीबडी सेक्टर थोड़ा कैसे हम समझे। हमने यहाँ देखा आईसीसी जनरल इंश्योरेंस एक ऐसी कंपनी है जो इंश्योरेंस में है, प्राइवेट में है। दूसरी कई बड़ी कंपनी है जो भी लिस्टेड नहीं है। जैसे और 2-3 कंपनी, बड़ी कंपनी के नाम बता सकते हो आप जो प्राइवेट में इंश्योरेंस में है? एचडीएफसी अर्गो। यस, एचडीएफसी अर्गो, फिर एसबीआई, एसबीआई बराबर ना? लाइफ इंश्योरेंस। हाँ, ऐसी कई अलग अलग कंपनियां हैं। जैसे नीवा बुको भी मैं देख रहा हूं नीचे है, बहुत कम मार्केट कैप मिल रहा है। अब ये सब लिस्टेड नहीं है, तो मुझे ये पता रखना चाहिए कि जब मैं पैसा लगा तो मेरी पैसा टॉप की कंपनियों में ही लगे, राइट। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि सही में क्या आईसीआईसीआई ही लीडर है? ऐसा तो नहीं है कि कोई और लीडर है और मैं यहां पैसा डाल रहा हूं। तो मैं वो कहां से देख सकता हूं? मैं इरडा की वेबसाइट से देख पाऊं। किधर से मुझे डेटा मिलेगा सर? इरडा। ओके। इरडा से, राइट। अगर मैं इरडा की वेबसाइट पे जाऊंगा, वहां पे मुझे हर एक कंपनी का रियल पिक्चर पता चलेगा, मैं देख सकता हूं वहां पे। जब हमें कभी भविष्य में टाइम होगा मैं आपको वो भी बताऊंगा, राइट। अभी मैं आपको ये बता दूं कि यस, आईसीआईसीआई इज अ लीडिंग प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी, लीडिंग। दूसरी कई कंपनियां हैं जो लिस्टेड नहीं है, राइट। पर ये सेगमेंट में क्यों ऐसा? जैसे स्टार हेल्थ, ये खाली क्यों हेल्थ केयर पे काम कर रही है? और ऐसी ऐसी जीआई हेल्थ केयर पे भी कर रही है, मोटर में कर रही है, फायर पे कर रही है। कुछ कारण होगा सर? जी। यस, एनीबडी कैन हेल्प। व्हाई some of the companies in India are doing the business only in health insurance, right? क्योंकि दोस्तों इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस कम पेनेट्रेटेड है, लो पेनेट्रेशन है। तो ये लोग जानते हैं कि हमारा ग्रोथ बढ़िया होगा अगर हम मेडिक्लेम पे काम करेंगे। समझ रहे हो सर? बिल्कुल। इनकी स्ट्रेटेजी है, अच्छी स्ट्रेटेजी है कि भी चलो मोटर पे ध्यान नहीं देना, फायर पे ध्यान नहीं देना, हम खाली मेडिक्लेम पे फोकस करेंगे। तो स्टार हेल्थ ने फोकस किया मेडिक्लेम, ग्रोथ मिला सर अच्छा, 32% 10 साल में, 34% 4 साल में, तो ग्रोथ मिला इनको, राइट। जो इन्होंने सोचा वो हुआ। अब मेरे को एक और जवाब दो, एवरीबॉडी प्लीज थोड़ा चैट बॉक्स पे आप रहिएगा, मैं एक प्रश्न पूछने वाला हूं। जब कोरोना आया था, कई डेथ हुई थी, या कभी भी ऐसी घटना होती है, उस समय पे दोस्त कौन सी कंपनी के ज्यादा क्लेम आएंगे? आईसीसी जनरल इंश्योरेंस कि स्टार हेल्थ जो प्योर हेल्थ केयर में होगी? यस प्लीज। तो इसका मतलब आप रिस्क भी ले रहे हो, है ना? तो ये निवेश से पहले समझ जाओ। मैं निवेश करूं ना, फिर क्लेम अचानक एक साल जबरदस्त आए, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बड़ी बीमारी आई और सबके मेडिक्लेम की लाइन लग गई, स्टार हेल्थ ने नुकसान किया, आप बोलो यार मैं तो फंस गया। पर आपको पहले से ध्यान होना चाहिए कि भाई ये आपकी चॉइस है कि आपने एक निश मार्केट पे काम करने वाली में निवेश किया। जैसा मैंने अभी आपको आईआरएफसी का बताया कि हमारी चॉइस थी
कि हम रेलवे में निवेश करेंगे, अब बजट से पैसा आ रहा है, देखो उनको दिक्कत है, पर हम धंधे समझे बगैर निवेश करेंगे तो क्या होगा? ये होगा यहाँ पे स्टार हेल्थ। तो ज्यादा सेफ चॉइस क्या है पता है? ज्यादा सेफ चॉइस नीश मार्केट से ज्यादा जो सब जगह काम कर रहा है, आईसीआईसीआई, जीआई, मोटर न फायर न सब कुछ आ गया। कभी गाड़ियों के क्लेम बहुत ज्यादा आएंगे, कब? अभी बाढ़ आएगी ना, गाड़ियों के क्लेम भी ज्यादा आएंगे, राइट? कभी मेडिक्लेम के क्लेम ज्यादा आएंगे। कोई दिक्कत नहीं, कंपनी ऐसी रखो जो हर एक जगह पे हो, राइट? तो इस प्रकार से सेगमेंट को देखो, जानो, परखो और फिर निवेश करो। निवेश में कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं। एक बार मैंने आईसीसी जीआई में पैसा लगाया, मेरे को ये तो एश्योरिटी होनी चाहिए कि ग्रोथ मिलना चाहिए, और कंपनी हर साल नहीं चलेगी, कंपनियां टूटेगी, चलेगी, चलता जाएगा, पर ये कंपनी लॉस नहीं करनी चाहिए। अगर ये कंपनी लॉस करेगी तो मेरी रिटायरमेंट बिगाड़ेगी, क्योंकि मैं हो जाऊंगा, मुझे डिविडेंड यहां से अच्छे आएंगे, पर ये लॉस करेगी तो मुझे कुछ नहीं देने वाली है। सो योर कंपनी शुड बी ग्रोइंग, उसके साथ योर कंपनी कंसिस्टेंट ऑल्सो, राइट? क्वालिटी के समय हम ये पैरामीटर और क्लियर करेंगे। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग ऑन ग्रोथ। डन एवरीवन? बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं लग रहा है? क्लियर होता जा रहा है धीमे धीमे, राइट? तो दिस इज द वे, गो टू द सेक्टर्स। सेक्टर समझो जिधर कॉन्फिडेंस आता है। देखो वॉरेन बुफे साहब बहुत अच्छा कहते हैं कि मैं वही पैसा लगाता हूं जो धंधा मुझे समझ में आए। अब अगर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है धंधा, मैं पैसा नहीं लगाऊंगा। ही वॉज हाई क्लियर इन हिज इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। हमें वही तो करना है। हमें पता ही नहीं, हमको खाली भाव देख रहा हूं, खाली मैं मूविंग एवरेज देखता जाऊं, ये सब एवरेज टूटेगी। कोई सपोर्ट होता नहीं है बाजार में, एक ही सपोर्ट है, अर्निंग। बिजनेस समझो, लॉन्ग टर्म सोचो, कंपनी 15% से ग्रो करनी चाहिए, धंधा प्रॉफिट बढ़ने, आपको कोई टेंशन ही नहीं है, आप पैसा बनाने ही वाले हो, कोई आपको लॉस में नहीं डाल सकता, नो वन, राइट? बस आपको फोकस करना है। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो लेट मी मूव टू सी विपिन। विपिन भाई, इफ यू आर देयर यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। देखो समय फटाफट जाता जा रहा है, दौड़ रहा है समय। लेट मी चेक इफ विपिन भाई इज देयर। विपिन भाई ने भी लाइन लगा दी है। हाँ विपिन भाई, वैसे तो ये मैंने कम से कम 110 इंडस्ट्रीज खत्म कर दी हैं, बट ये अरे कॉमन इसमें मैंने इतनी ही हाईलाइट करके डाल दी। क्या मैं बात टारगेट है, कर रहा था कि मैं कोशिश करूं और खत्म करूं, लेकिन राइट? नहीं हो पाया। कोई बात नहीं विपिन भाई, पर आपने बहुत अच्छा काम किया है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा विपिन भाई कि आप कभी भी कुछ अच्छा रिसर्च करो। जैसे अभी आपने बोला कि मैंने इतनी सारे सेक्टर कर दिए, तो एक बार ग्रुप में डाल देना, ताकि आपके जो दूसरे ओके। इन्वेस्टर है वो लोग भी देख पाए, कुछ सीखेंगे, कुछ पुराने स्टूडेंट उस पर कमेंट भी करें। बराबर ना विपिन करेक्ट। भाई? राइट? जी जी जी। या तो सेगमेंट्स विपिन भाई ने जितने किए हैं, देखो नॉन एनबीएफसी मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये बहुत तगड़ा सेगमेंट है। ये 20% कगार से पैसे को बढ़ा के देने वाला है। एनबीएफसी को लाइटली ना लीजिएगा, 250 कंपनियां हैं। ये 250 में से 10 साल पहले हमने एक आध कंपनी पसंद की थी, वही कंपनी सबसे अच्छी है। और अगले 10 साल के लिए मैं आज भी, मेरे पास जिनके पैसे आते हैं, हम लोग वही कंपनी ले रहे हैं। क्यों? जो पैरामीटर्स मैंने आपको बताए उन पैरामीटर के हिसाब से। सो एनबीएफसी स्ट्रॉन्ग सेक्टर। भारत में टोटल अभी 200 लाख करोड़ की लोन, मतलब पूरे भारतीयों ने मिलकर कितने की लोन लिए? 200 लाख करोड़। ये उम्मीद है नेक्स्ट 10 ईयर में ये 500 लाख करोड़ की लोन हो जाएगी। लोन लेनी नहीं चाहिए, लेकिन लोन देने वाली कंपनी में पैसा लगाना चाहिए, राइट? ये कंपनियों की लोन बिकने वाली है। अगर अच्छी कंपनी होगी, पान इंडिया एक्सपांड करेगी, कम एनपीए से करेगी। सो गो टू एनबीएफसी, डेटा देखो जो विपिन भाई ने बनाए हैं। देयर आर सो मेनी कंपनीज, राइट? समझो कौन सी कंपनी क्या करती है, राइट? लाइफ इंश्योरेंस अगेन अ वेरी गुड सेगमेंट। एनबीएफसी अगर आपको 20% से कमा के देगी, जिसमें बजाज फाइनेंस आती है, मैं बता दूं आप, रिटेल फाइनेंस की कंपनी,
तो लाइफ इंश्योरेंस में देखो 6 लिस्टेड कंपनी है. वी शुड हैव लाइफ इंश्योरेंस ऑल्सो इन पोर्टफोलियो, राइट. कई कंपनीज है. ऑटो कंपोनेंट, ओ माय गॉड, कितनी कंपनियां हैं? 131. पुराना सेक्टर है दोस्तों, राइट. इतनी सारी कंपनीज है, पर सेगमेंट देखो. मेरे को एक सवाल है. बोलो बोलो अब यहाँ पर मैं जब ये एनालिसिस कर रहा था, इसकी ग्रोथ तो मुझे कुछ खास नहीं नजर आती है. मतलब इट इज बिलो अपने जो किसकी इंडिया सर? का लाइफ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस, सही बात है सर. इंडस्ट्री. देखो, ये तो आपने कौन सा डेटा डाला है यहाँ पे? ये प्रीमियम का डेटा डाला कि टोटल इनकम हाँ, का? ये मैंने प्रीमियम डाला है. अच्छा ग्रॉस किया, रिटर्न प्रीमियम राइट, डाला अच्छा है. किया आपने, राइट. देखो, ये जो लाइफ इंश्योरेंस का ग्रोथ है कितना है? 6%, 9% एवरेज ग्रोथ है, राइट. लेट मी शो यू. सी, मैं इसको ओपन करता हूं. किधर से है? इधर से, राइट. सबसे बड़ी कंपनी कौन सी? LIC, लीडिंग बरसों से है. फिर 1992 के बाद SBI ने, HDFC ने, ICICI, ये सारी कंपनियां आई, राइट. अब अगर हम यहाँ पे ग्रोथ चेक करेंगे, इधर गया, ओके. तो मेरे को बताओ सर, लास्ट 4 साल में LIC का ग्रोथ कितना है? 5%, 7%. पर क्या दूसरी कंपनियों का भी ग्रोथ ऐसा है? नहीं. 15-20% की ग्रोथ को आप कम बोलोगे विपिन भाई? नहीं. अच्छा ग्रोथ है. अच्छा ग्रोथ है. पर हमें समझना है कि ओवरऑल, सी मैं यहां लिखता हूं, ओवरऑल LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडस्ट्री जो भारत की है, LIC कंपनी नहीं है, मैं चलो लाइफ इंश्योरेंस लिख देता हूं. टोटल लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री इंडिया में आने वाले समय में 10% से बढ़ेगी, खाली 10% से. उसमें LIC का ग्रोथ हमें मिलना चाहिए ऑलमोस्ट 5-7%. कितना ग्रोथ उम्मीद करेंगे हम LIC से? 5-7%. और वैसे ही आपने देखा. और प्राइवेट जो कंपनीज है उनसे मैं ग्रोथ उम्मीद करूंगा 12-15%, राइट. तो आप बाइफरगेट कर दो, जैसा अभी हमने जनरल इंश्योरेंस में देखा कि गवर्नमेंट कंपनीज का ग्रोथ कम है, सिमिलर चीज यहां पे है. गवर्नमेंट कंपनीज का ग्रोथ कम है, जो प्राइवेट है वो बाद में 1992 के बाद आए, वहां पे उनके पास बहुत जगह है. तो ये लोग करेंगे विपिन भाई, वी कैन इन्वेस्ट, राइट सर. लेट मी डिलीट इट. तो ऐसे सेक्टर को देखने का हमने यहाँ पे HDFC लाइफ में पैसा लगाया हुआ है सिंस IPO, राइट. SBI इज ऑल्सो अ गुड कंपनी, राइट. आप देख सकते हो अपने हिसाब से कौन कितना टर्नओवर कर रहा है. एसेट मैनेजमेंट में ICICI प्रूडेंशियल बड़ी है HDFC से, पर लाइफ इंश्योरेंस में एसेट मैनेजमेंट में ICICI HDFC से बड़ी है, लेकिन लाइफ में HDFC ICICI से बड़ी है, राइट. तो यस, HDFC लाइफ या SBI पे हम लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते. LIC में निवेश करेंगे, देखो कंपनी अच्छी है, पर ग्रोथ कितना देगी? 5-6%, राइट. तो लेट मी कम आउट फ्रॉम हियर. और विपिन भाई वैसे भी पुराने स्टूडेंट है, सब लोगों को मैं कहूंगा कि इनके डेटा जरूर देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहां से. सिविल कंस्ट्रक्शन की कंपनी पोर्टफोलियो में होनी ही चाहिए, क्योंकि ये वो सेगमेंट है जो सेगमेंट में इंडिया में पैसा लगता ही नहीं. हमारा बजट 20-25 हजार करोड़ का खाली कंस्ट्रक्शन के पीछे था, इंफ्रा के पीछे. अभी दोस्तों हम लोग 10 लाख करोड़ साल के लगा रहे हैं. ये साल ऑलरेडी 12 लाख करोड़ इंफ्रा में लगे हैं. वंदे भारत, पूरे इंडिया के ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स डबल, ये सब आप इसी सेगमेंट की वजह से देख रहे हो. तो ये सेगमेंट की जो 113 कंपनीज है, इसमें जो लीड करने वाली कंपनी है आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, राइट. कौन सी होगी? चैट बॉक्स में कोई बता सकता है? मैं अभी नहीं कर रहा. विच इज द लीडिंग कंपनी फ्रॉम सिविल कंस्ट्रक्शन, राइट. वी हैव बीन इन्वेस्टिंग इन दैट कंपनी सिंस लॉन्ग टाइम. और अभी भी कंस्ट्रक्शन में जो पैसा आता है, सबसे बड़ा पैसा, सबसे बड़ा इसी कंपनी के पास सबसे ज्यादा ऑर्डर आते हैं, फिर ये कंपनी सब ऑर्डर देती है, राइट. तो सही लिखा है सर आप लोगों ने. L&T इज द किंग साइज कंपनी फ्रॉम सिविल कंस्ट्रक्शन. यस,
अ वेरी गुड कंपनी सिंस आजादी, हमें आजाद हुए 75 साल हुए, इन्होंने कभी भी लॉस नहीं किया है आजादी से लेके तलक। ऐसी कंसिस्टेंट कंपनी है। ऐसी कंपनियां दोस्तों रिटायरमेंट नहीं बिगाड़ती अपना, राइट। हॉस्पिटल विच इज द हॉस्पिटल चेन इन इंडिया। दोस्तों लोगों के पास पैसे होते नहीं है, कौन जाए हॉस्पिटल में? सब अपने आप हो जाएगा, घर बैठे ठीक हो जाएंगे। लेकिन अब लोग मेडिक्लेम ले रहे, लोगों के पास पैसे, लोग चाहते हैं मैं अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज करा, राइट। तो इंडिया की लीडिंग हॉस्पिटल कौन सी है, विच इज द नंबर 1 चेन? यस प्लीज। या संदीप भाई, एलएनटी, सही बात है। डीएलएफ लिखा है ना, डीएलएफ किस में आएगा? वो सिविल कंस्ट्रक्शन में नहीं, देखो सिविल कंस्ट्रक्शन में रोड डैम्स वो सब आएगा, डीएलएफ आएगा रियल एस्टेट, बराबर ना सर? या संदीप भाई, अपोलो हॉस्पिटल, यार एब्सोल्युटली, आप सबने बिल्कुल सही लिखा है। सो देखो, दशक हो गया निवेश किए इन हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, कभी पछतावा नहीं हुआ। सेम सिविल कंस्ट्रक्शन, दशक हो गया एलएनटी में, कभी पछतावा नहीं हुआ। टेंशन आता नहीं है, बाजार गिरता है तब हम देते। सेम थिंग वी कैन डू इन हॉस्पिटल। ये आने वाले समय का चेन है। आप आने वाले समय में हर एक शहर में हॉस्पिटल की चेन देखोगे। तो अगर हॉस्पिटल की चेन में कभी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े, अपना निवेश होना चाहिए कि नहीं वहां पे? तो आपको लगेगा कि भी अपनी हॉस्पिटल है, राइट। सो यस, हॉस्पिटल में आप 15% का ग्रोथ दोस्तों देखोगे। अपोलो हॉस्पिटल अपनी हॉस्पिटल की चेन भी बना रही है, साथ में वो एक प्रीमियम चेन है हॉस्पिटल में, साथ में उनका फार्मेसी का बिजनेस एकदम स्ट्रॉन्ग। मेरे हिसाब से आप में से ज्यादातर लोग जो आज मीटिंग में हो, आपके एरिया के 4-5 किलोमीटर में अपोलो फार्मेसी होगी। अगर अपोलो हॉस्पिटल है आपके शहर में, फुल प्रोबेबिलिटी है अपोलो फार्मेसी विल आल्सो बी देयर। दे आर हैविंग वेरी गुड बिजनेस ऑफ दिस टू, राइट। फिर एनिमल फीड, तो एनिमल फीड प्राइमरी इंडस्ट्री हुई, एवरेज ग्रोथ, बराबर। अम्यूजमेंट पार्क, मजा आ जाएगा, वेरी गुड ग्रोथ। इसको हम लॉन्ग टर्म में तगड़ा ग्रोथ उम्मीद करेंगे। इसे देखना कौन आता है इसमें, राइट। कुछ कंपनीज है, बड़ी कम कंपनीज है, क्योंकि इंडिया में भी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग तो था ही नहीं। अब ये सब कंपनियों के बनने का टाइम आ रहा है। नेक्स्ट डिकेड में अब अम्यूजमेंट पार्क सेक्टर को बहुत बड़ा होता देखो। ऑटो डीलर, देखो मैं ऑटो डीलर में क्यों पैसा लगा? जब मेरे पास डायरेक्ट पैसेंजर कार की कंपनी हो, मैं हमेशा कहता हूं ओईएम में पैसे लगाओ, ओरिजिनल कंपनीज में। सो ऑटो डीलर इतना इंपॉर्टेंट सेगमेंट नहीं है, डीलर्स से अच्छा है कंपनी में पैसा लगा, क्योंकि डीलर एक डिपेंडेंट है कंपनी पे। माल बिकेगा मारुति का, तो मारुति के डीलर पैसा कमाए, मारुति का माल नहीं बिका, डीलर भी पैसा नहीं कमाएगा। तो डोंट गेट डिपेंडेंट। तो मैं अभी आ रहा हूं दामोदर प्रभु। यस दामोदर प्रभु जी, कैसे हो सर? गुड इवनिंग सर, फाइन। गुड। हेल्थ एकदम बढ़िया है सर? हाँ, फाइन फाइन। चलो वेरी गुड सर। आपने डाइवर्सिफाइड मेटल्स, इंडस्ट्रियल मिनरल्स, इलेक्ट्रोड्स एंड रिफ्रैक्टरीज, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड इक्विपमेंट, ड्रेजिंग, कई अलग अलग सेगमेंट पे काम किया है। दामोदर जी, कोई सेगमेंट आपको इनमें से लगा कि जहां पे मुझे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मिलेगा और मेरे पास अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है, अच्छी कंपनीज, कोई भी सेगमेंट इनमें से? जैसे कोल में चांसेस है, कोल और डाइवर्सिफाइड मेटल्स में। कोल में कोल इंडिया है, राइट, कोल इंडिया है, राइट। देखो कोल मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूं, वैसे यहाँ पे कोल इज अ मोनोपोली कंपनी, बराबर ना? कोल के साथ आप बहुत सी कंपनी को कंपेयर नहीं कर पाओगे। तो कोल का धंधा बहुत बड़ा है। मैं यह लिख देता हूं कोल, हमारे पास तो भरी हुई मात्रा में कोल है इंडिया में। हम रिन्यूएबल पे फोकस कर रहे हैं, तो रिन्यूएबल पे फोकस कर रहे हैं, तो इससे कोल का ग्रोथ बढ़ेगा कि घटेगा दामोदर जी? रिन्यूएबल की वजह से नेगेटिव इंपैक्ट, रिन्यूएबल की वजह से कोल का उपयोग घट सकता है। लेकिन ये तो हमारा भारत ऐसा है कि हमें बहुत एनर्जी की जरूरत है, तो हमें रिन्यूएबल के साथ कोल पे भी ध्यान देना पड़ता है। इसीलिए
दुनिया के कई कंट्रीज में कोल नीचे आ रहा है, डिक्लाइन ग्रोथ में है, पर इंडिया में हमारी रिक्वायरमेंट इतनी हाई है कि कोल में अभी भी डिमांड है। ये ऑपोजिट है रिन्यूएबल के, राइट। तो यहाँ पे मैं ग्रोथ बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करूंगा दामोदर जी, कि भी मुझे 15% ग्रोथ मिले, मैं उम्मीद नहीं कर सकता, क्योंकि वो मिलेगा रिन्यूएबल 25% ग्रोथ, राइट। तो अगर मैं कोल में निवेश करता हूं, मैं कितना उम्मीद करूंगा? 5 to 10% रेवेन्यू ग्रोथ, राइट। देखो हम लोग देख भी लेते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल कोल इंडिया, जैसे 4 साल 10 साल, और कौन सा है, ओके, लास्ट 10 ईयर में हमने 7% का ग्रोथ किया है। पिछले 4 साल का ग्रोथ हमारा 13% का है, राइट। ये 4 साल में मैं बता दूं, 2021 एक ऐसा साल था जब हम कोविड वाला टाइम था, राइट। ये साल कोविड था, बरसात हुई थी बराबर की, और हम लोग ये समय पे कोल बहुत निकाल नहीं पाए थे, प्रोडक्शन हमारा कम था। तो इसके बाद ये हमारा लो वाला ईयर था, उसके बाद वाले साल के हिसाब से ग्रोथ थोड़ा ज्यादा आया। क्यों? क्योंकि 2021 2022 में लो प्रोडक्शन, तो लो बेस की वजह से हमको ग्रोथ अच्छा मिला है। हम उम्मीद कितना करेंगे ग्रोथ का? जितना मैंने लिखा है यहाँ पे, 5 to 10%। पर बिल्कुल डेब्ट फ्री कंपनी है, अगर मैं कोल इंडिया में निवेश करता हूं, मैं कंसिस्टेंट डिविडेंड उम्मीद करूंगा, ये लॉस करने वाली नहीं, राइट। तो ये डिविडेंड के लिए अच्छी हुई, पर ग्रोथ में मेरे को ये कम ग्रोथ देगी। भारत कोल और कोल क्या डिफरेंस है, कौन बताएंगे दोस्तों? आज ही कल ही इनका आईपीओ आया है ना, कल ही खुला है। भारत कोल इंडिया में ज्यादा ग्रोथ कौन करेगा? हाँ, सेल्स ग्रोथ में कहां पे उम्मीद ज्यादा करूंगा? यस प्लीज, वी आर रनिंग लास्ट 6 मिनट, मीटिंग 6 मिनट आखिरी है, देन वी विल क्लोज द मीटिंग। बट सी, कोल इंडिया का इस्तेमाल होता है ज्यादातर आपकी एनर्जी की कंपनी, अब एनर्जी खुद जा रही है रिन्यूएबल में, तो यहां पे ग्रोथ कम है। पर जो भारत कोल है, ये सब्सिडरी है कोल इंडिया। भारत कोल वो मिनरल बनाती है, वो मिनरल प्रोवाइड करती है जो स्टील बनाने में काम लगता है। स्टील की डिमांड जबरदस्त, और उस स्टील के लिए तो इनकी प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए। तो अपनी भारत की सब स्टील की कंपनियों ने क्या किया हुआ है, डिमांड पूरी करने के लिए अलग अलग देश की माइन उन्होंने खरीदी हुई है, राइट। तो भारत कोल की डिमांड कम नहीं होने वाली है। अगर भारत कोल है, मैं उम्मीद कोल इंडिया से ज्यादा ग्रोथ की करूंगा। अगर कोल इंडिया मेरे को 5 से 10% ग्रोथ देगा, भारत कोल मुझे 12-15% ग्रोथ दे सकता है। लेट मी राइट डाउन, राइट। कल ही आईपीओ आया, गुड, अभी ये लोगों का आईपीओ भी अच्छा खुला है, कोल इंडिया का भी बहुत अच्छा खुला था, पर ग्रोथ आप यहाँ पे बहुत तगड़ा बोलो आप उम्मीद नहीं कर सकते। भारत कोल भी डेब्ट फ्री कंपनी है, डिविडेंड कंटिन्यू आएंगे, बहुत अच्छे आएंगे, राइट। सो लेट मी डिलीट ऑल दिस थिंग। और अब दोस्तों करेंगे क्या? देखो हमारे पास 2 चॉइस है, कई और डेटा देखने बाकी है, राइट। अमित भाई, यहाँ पे दीपिका मैडम, दीपिका भारद्वाज ने भी बहुत अच्छा काम किया है, अमित भाई ने बहुत सेक्टर पे काम किया है, जय शाह उन्होंने भी कई सेक्टर पे काम किया है, गुरुदत्त जी, कविता मैडम, एमबी मंसूर जी, उमेश पुरसवानी, विनित परख, यश शाह, देखो कई सेक्टर बाकी है। अगर आप लोग कहो, और मैं भी चाहता हूं कि हम ऐसा करें, हम एक और वीक इसके पीछे दें, ताकि ये जो 44% है ये 100% हो जाए। इफ यू विश, तो क्या होगा, पूरा इंडिया कवर हो जाएगा। हम अगले हफ्ते मिलके और सेगमेंट की भी बात करेंगे जिनकी रह गई, राइट। तो डिमांडिंग इंडस्ट्री खत्म, फिर आप एक वीक की छुट्टी ले लेना सब लोग, फिर हम एक हफ्ता कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद हमें 2-3 हफ्ते लगेंगे क्वालिटी पैरामीटर सीखने में। आप चाहो तो अभी से हम शुरू कर दे क्वालिटी, या एक वीक और लगा के लेट अस कंप्लीट होल इंडिया, राइट। यस, चलो चैट बॉक्स में मेरे को बता दो व्हाट इज योर चॉइस। वी शुड कंटिन्यू डिमांडिंग इंडस्ट्री, राइट,
और वी कैन प्रोसीड फर्दर। कंटिन्यू। ओके एवरीवन, चलो कंटिन्यू करते हैं ताकि हम आगे बढ़े तो पीछे देखना ना पड़े, पूरा इंडिया की क्लैरिटी हो, और आप थोड़ा टाइम लेके अपने पीयर, आपके जो दोस्तों ने जो काम किया है उसको भी चेक करो, एक एक कंपनी देखो। कंपनी ये तो देखो कि अलग अलग सेगमेंट की लीडर कंपनी कौन है। हमें वो हजारों कंपनियों का कोई काम नहीं है, पर हमें लीडिंग कंपनी जो सबका धंधा घर ले जाती है उनका काम है, राइट। तो वो कंपनियां जरूर देखिए दोस्तों। यस बिपिन भाई, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। सर ये पूछना था एक मुझे कि हाँ, कि ये सही है क्या कि जो इंडस्ट्री मतलब पास्ट ईयर में, 4 ईयर में और 10 साल में जीडीपी से ज्यादा ग्रोथ कर रही है, दैट इज द डिमांडिंग इंडस्ट्री, ऐसा ये सही है क्या कि मतलब नहीं, ये अधूरा ये है? सही नहीं है। पर देखो, डिमांड आप नहीं तो समझोगे कैसे। आप ये तो समझ रहे हो कि यस इन सेक्टर में डिमांड है, का बढ़ रहा है, राइट। डिमांड कितना समय रहती है विपिन भाई? डिमांड कोई 1-2 साल की नहीं होती। कंट्रीज में कुछ चेंज होते हैं तो कुछ हाँ सेक्टर को दशकों की डिमांड मिलती है। 15 साल, 20 साल, 3 दशक की एक डिमांड होती है। वो सेक्टर कंटिन्यू बढ़ता रहता है, राइट। तो आप जब भी कोई सेक्टर में निवेश करो, अंडरस्टैंड करने के लिए हमने थोड़ा पास्ट देखा कि भी कैसा ग्रोथ है, बराबर। पर सेक्टर का भी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि अभी क्या चेंज हो रहा है। अभी मैं जैसे दामोदर जी से बात कर रहा था कि कोल में हम कम ग्रोथ देखेंगे क्योंकि रिन्यूएबल नहीं था वो जमाने में, अभी तो रिन्यूएबल आ गया, राइट। एक जमाना था जब भारत में उपलब्ध कोल था तो भी मिलता नहीं था क्योंकि हम प्रोडक्शन ही नहीं कर पाते थे। अभी देखो प्रोडक्शन फुल कर रहे हैं, पर हमने ऑल्टरनेट बना दिए, कौन से? रिन्यूएबल, राइट। तो हमें इंडस्ट्री पे हमारी आंखों को खुला रखना पड़ेगा विपिन भाई। हमें कंटिन्यू ये कम से कम देखना पड़ेगा कि क्या भारत में बदलाव हो रहे जिससे ग्रोथ सेक्टर को कैसा मिले। और ये जो सेल्स ग्रोथ है ये आपको गाइडेंस देती है कि आप जो सोच रहे हो क्या वैसा ही हो रहा है कि कुछ गड़बड़ है, राइट। जैसा अभी मैंने आपको देखो एक आईटी का भी उदाहरण दिया कि आईटी लॉन्ग टर्म बुलिश है, मतलब पिछले 3 दशक अच्छे थे, आने वाले 3 दशक भी पिछले 3 दशक जैसे नहीं होंगे। हमें 15-20% नहीं मिलेगा, पर 12% प्लस हम ग्रोथ देखेंगे। पर अभी क्या है, 2-3% ग्रोथ, बुरा हाल है, इतना बुरा भी नहीं रहेगा, बराबर है सर। राइट ऐसे देखते जाओ, राइट। ओके ओके दोस्तों, तो क्या करेंगे, होमवर्क जो आपका बाकी है उसको कंटिन्यू करो, और हम अगले वीक, नेक्स्ट वीक वापस से एक सेशन लेंगे। फिर 1 वीक की छुट्टी, फिर कोई टेंशन नहीं है, शादी वादी अटेंड करना है कर लीजिएगा, राइट। मैं एक आखिरी नोट बता दूं दोस्तों सबको, इंश्योरेंस कंपनीज, होल्डिंग कंपनीज, बैंक्स, एनबीएफसी, इसमें क्या लेना है, टोटल इनकम। इनके अलावा के सारे सेक्टर में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, खास करके होल्डिंग कंपनी में आप नहीं देखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि होल्डिंग कंपनी का कोई धंधा नहीं होता है। होल्डिंग कंपनियां वो है जिन्होंने पैसा लगाया है दूसरी कंपनी से, तो उनका रेवेन्यू नहीं होता है। पर जो उनकी होल्ड की हुई कंपनी से डिविडेंड आता है वो उनका रेवेन्यू। तो आपको दिखेगा रेवेन्यू, पर वो एक्चुअली अपनी भाषा में तो प्रॉफिट हुआ, समझ रहे हो ना। तो होल्डिंग को आप एनालिसिस ही नहीं करो, क्योंकि होल्डिंग कोई काम का नहीं है। आप ऑलरेडी पोर्टफोलियो बना रहे हो तो आप अलग अलग कंपनी होल्ड करोगे, होल्डिंग में इन्वेस्ट करो, इससे तो आपके पास कई अपॉर्चुनिटीज है, राइट। होल्डिंग का रिसर्च कैसे करना है उस पर बाद में बात करेंगे। मैं एक और भूल गया, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, रियल एस्टेट की कंपनी, राइट, उनका भी क्या देखने का, टोटल इनकम, बराबर है, क्योंकि उनकी लीज की भी इनकम आती है और सेल्स की भी इनकम आती है। डन। सो नाउ वी विल मीट अगेन ऑन नेक्स्ट ट्यूसडे। टिल दैट टाइम कहीं भी कंफ्यूजन हो दोस्तों तो आप प्रसाद चेतना से क्लियर कर दीजिएगा, बट वी वांट द होल इंडिया इन योर स्प्रेडशीट बिफोर वी मूव फर्दर,
राइट फ्रेंड्स, सो इट वाज ग्रेट डिस्कसिंग विद एवरीबॉडी। बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। बाजार दोस्तों गिरता जा रहा है, टेक इट एज अ अपॉर्चुनिटी। मैंने आपको कारण बताया, राइट? नया लेबर कोड आया है, उसकी वजह से 0.5% प्रॉफिट सबके टूटे हैं। तो इन्वेस्टर को पता है कि अर्निंग कम आ रही है सब, तो ये एक क्वार्टर का एक टेम्पररी आपके लिए शॉक है, राइट? बट इट्स ऑल राइट। लॉन्ग टर्म सोच के पैसा लगाओ, कोई टेंशन लेने का नहीं। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी। धन्यवाद।